Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Matrix by Hashim Zia। भाई आज की क्लास बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। एनईडी यूनिवर्सिटी के 2026 के फाइनली फॉर्म्स आ चुके हैं, तो आपने इन फॉर्म्स को कैसे फिलअप करना है। काफी सारे बच्चों के यहाँ पे कई सारे कंसर्निंग क्वेश्चंस होते हैं कि सर वो गैप ईयर वाले फॉर्म कैसे फिल करेंगे, अगर हम एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहे हैं तो हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे, या फिर सर मैं भी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हूँ, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज मेरे पास अवेलेबल है तो किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। कुछ बच्चे तो अभी से बैंक के बाहर जाके खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आज 30 मार्च को अगर फॉर्म आए तो आपको आज फिल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एनईडी यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म है वो 30 मार्च से लेकर आपके पास 29 मई तक अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम फिल कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको तरीके से समझाऊंगा आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन सी कैटेगरीज को सेलेक्ट करना है। कल की वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल में आपको बात समझाई थी कि आपने कैटेगरीज का एनईडी में मतलब क्या होता है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन एनईडी के अंदर क्या होती है, उनको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने उस वीडियो को अंडरस्टैंड किया होगा। नहीं तो मैं रिकमेंड करूंगा लाजमी तौर के ऊपर इस वीडियो को समझिएगा, उसको देखिएगा। उसके अंदर मैंने एक एक कैटेगरी को उसकी कितनी सीट्स अवेलेबल है, कंपटीशन लेवल क्या, उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अच्छा, क्योंकि फॉर्म फिल करते हुए आपको राइट कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, तो मैं वो आपको समझाऊंगा भी। इसके अलावा 30 मार्च से लेके 29 मई तक का आपके पास टाइम अवेलेबल है फॉर्म फिल करने का। तो भाई अब जितनी जल्दी फॉर्म फिल करेंगे उतनी स्टार्टिंग की डेट आपको मिल जाएगी। तो अभी आपको फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, अभी आप पूरा प्रोसीजर समझ लीजिए फॉर्म फिल करने का, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको पहले दिन ही फॉर्म फिल नहीं करना होता भाई, आराम से सुकून से फॉर्म फिल कर सकते हो आप, चाहिए ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एनईडी के फॉर्म की खास बात क्या होती है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, इसको फॉर्म फिल करते हुए किन खास बातों का ख्याल रखना है, उन सबको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा गैप ईयर वालों के लिए पॉलिसी क्या होगी उसको भी इंशाल्लाह ताला अंडरस्टैंड करेंगे। एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर चूंकि 2 टेस्ट कंडक्ट होते हैं, यानी कि राउंड 1 भी कंडक्ट होगा एनईडी के अंदर और साथ ही आपके पास राउंड नंबर 2 भी कंडक्ट होगा। तो फॉर्म एक ही दफा फिल किया जाता है दोनों राउंड्स के लिए। खाली सेकंड राउंड के लिए आपने अगर राउंड 1 के लिए फॉर्म फिल किया हुआ होगा उस पर खाली टिक करना होता है सेकंड राउंड के लिए, और उसकी अलग से फीस चालान उसका आप जनरेट होता है, एंड देन फिर आप पर्टिकुलरली उसका एडमिट कार्ड वगैरह आता है। उस पूरी बात को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे मैंने आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ऑलरेडी गाइड कर दिया था, तो आज की इस वीडियो के अंदर फॉर्म फिल करते हुए हम देखेंगे कि भाई एनईडी के अंदर किस डिपार्टमेंट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या होती है, सीट्स आपको कैसे मिल रही होंगी। इसके अलावा टेस्ट के पैटर्न के हवाले से मैं ऑलरेडी बहुत दफा गाइड कर चुका हूं, दोबारा गाइड करूंगा। और तैयारी कैसे करनी है अगर आप चाहते हैं कि एनईडी में आपका एडमिशन हो, 90+ मार्क्स स्कोर करने का हैक क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त लास्ट ईयर एनईडी की जितनी पोजीशंस आई थी हमारे इदारे से आई थी, मोर देन 131 स्टूडेंट ने, 131 से ज्यादा बच्चों ने हमारे इदारे से 90 या 90 से ज्यादा के मार्क्स स्कोर किए थे। तो अगर कोई भी इदारा आपको ये मंजन दे रहा हूं ना कि भाई हमारे पास से पहली पोजीशन आई है, फलानी पोजीशन आई है, उससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा कितने बच्चों का 90+ का स्कोर था, मुश्किल से 4 भी नहीं होंगे भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारे पास से 90 या 90 से ज्यादा का स्कोर लेने वाले 131 से ज्यादा बच्चे थे, देखेंगे। और आपके पास इस फॉर्म में तैयारी को किस तरीके से अच्छे तरीके से कवर करना है उसको भी देखेंगे। कैलकुलेटर अलाउ होता है, नहीं अलाउ होता, और उसकी खास बात क्या है उसको भी जरा अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले एनईडी के फॉर्म को जरा समझते हैं कि भाई एनईडी के फॉर्म को फिल कैसे करना है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने करना क्या है, एनईडी यूनिवर्सिटी के जब फॉर्म को फिल करना है तो उसके लिए आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, आप अपने पास गूगल को ओपन कर लोगे। आपके पास घर में कोई भी मोबाइल अवेलेबल है, कोई भी पर्टिकुलरली आपके पास डेस्कटॉप अवेलेबल है, कोई भी आपके पास, कोशिश करें कि मोबाइल फोन पे फॉर्म को फिल ना करें। मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आपके पास मोबाइल फोन है, घर में कोई लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो मोबाइल पे एटलीस्ट आप फॉर्म को फिल ना करें। आपके इलाके के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स की शॉप होगी, वहां चले जाइए। देखो जिंदगी के कुछ फैसले होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपको सीरियस लेना पड़ता है, ये मजाक मस्ती में नहीं होते। अक्सर लोगों को कुछ बेसिक बातें नहीं पता होती, जैसे कि भाई अक्सर बच्चे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहीं पे अटैच करने होते हैं तो हर दफा वो व्हाट्सएप के जरिए जो है ना पिक्चर्स खींच खींच के भेज रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए। देखो मैं आपको मशवरा दूंगा, कभी भी जिंदगी के अंदर प्रोफेशनली जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या कल को जब पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे, उसके लिए आपका सीरियस होना बहुत जरूरी होता है। तो भाई आपके पास लाजमी तौर के ऊपर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स स्कैन्ड फॉर्म के अंदर आपकी जीमेल के ऊपर मौजूद होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है ना 99% बच्चे गलती पता क्या करते हैं, कल को आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेते हो तो आपकी जो इंटरमीडिएट की मार्कशीट होती है यूनिवर्सिटी के पास सबमिट होती है। आप में से कई बच्चों को बात नहीं मालूम होगी, मैं बता देता हूँ। आपकी फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की जो मार्कशीट होगी ना यूनिवर्सिटी अपने पास एक्सेप्ट
सबमिट करवा लेती है। आप फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करते हो तो वहां पे मांगी भी होती है इंटर की मार्कशीट। अब बच्चा बेचारा बैठ कर परेशान होता है, सर वो इंटर की मार्कशीट मांगी हुई है, सर मार्कशीट तो मैंने फलानी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा दी थी। तो भाई इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स को अपने स्कैन करके साथ साथ रखें, जितनी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट्स हैं उनको स्कैन करके अपने पास रखें। मुश्किल से एक दफा का खर्चा आएगा 1000, 2000, 3000 रुपए का, मगर किसी डॉक्यूमेंटेशन शॉप के ऊपर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को लाजमी तौर पर स्कैन करवाएं। मैं हमेशा बच्चों को बात बताता हूं, देखो ये बात वो बंदा आपसे कर रहा है, मैंने ना सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करी, बल्कि मैं 100% स्कॉलरशिप के ऊपर अमेरिका की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जाके मैंने तालीम हासिल करी। मुझे जर्मनी से स्कॉलरशिप आई थी, मुझे ऑस्ट्रेलिया से स्कॉलरशिप आई थी, मुझे इटली से स्कॉलरशिप आई थी अपने जमाने तालिब इल्मी के अंदर। जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ आज से कई साल कबल की, तो मैं ये बात बच्चों को बताता हूँ कि देखो मेरा एक तरीकेकार था, और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग जाते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर, उनमें जो अच्छे बच्चे होते हैं जो बाकी में स्कॉलरशिप लेते हैं, उनमें से एक पैटर्न मैं हमेशा बच्चों को भी गाइड करता हूँ जो मैंने लोगों से सीखा। मैंने जो यूएसएमएलई के स्कॉलर से सीखा, मैंने जो फुल ब्राइट स्कॉलर से सीखा। फुल ब्राइट अमेरिका की सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप होती है 100% की। उसके अंदर होता यह था कि भाई आपके पास जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके पास फोल्डर बना हुआ होना चाहिए, उस फोल्डर के अंदर एक एक डॉक्यूमेंट का नाम होना चाहिए। भाई डॉक्यूमेंट्स आपके मोबाइल पे नहीं होने चाहिए, कल को मोबाइल कहीं चोरी हो गया, गुम हो गया, क्या कर लोगे? तो अपने पास जो आपकी जीमेल है ना, जीमेल उस पर एक फोल्डर बनाइए जहां पे जीमेल के ऊपर आपने फजूल किस्म की चीजें रखी हुई हैं। तो जीमेल के ऊपर 15 GB आपको गिवन होते हैं, मोर देन इनफ है। उसमें एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर बनाइए जहां पे लिखिए, एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर बनाइए ऑल डॉक्यूमेंटेशंस, आपकी मैट्रिक की मार्कशीट हो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हो, कल को जब सेकंड ईयर की मार्कशीट आ जाएगी ओवरऑल, फिर उसकी मार्कशीट का आपके पास स्कैन कॉपी, मोबाइल से ना खींचो। भाई मोबाइल पे डॉक स्कैनर होता है, अब कोई आके मुझे मंजन देगा डॉक स्कैनर होता है सर मोबाइल पे, बेटा हमें भी पता है डॉक स्कैनर होता है। आप जिन यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हो वहां से सारे पढ़ के निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के बेहतरीन इंजीनियर्स को अपने पास हायर कर रहा होता हूं, तो मुझे भी पता है डॉक स्कैनर क्या होता है। व्हाट्सएप के ऊपर भी आजकल जो है ना स्कैन कॉपी का वर्जन आ चुका है, मगर अगेन जो एक स्कैनर की एक क्वालिटी होती है और एक मोबाइल के ऊपर आईफोन 17 प्रो मैक्स के ऊपर जो क्वालिटी आपको मिलेगी, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो भाई आपके पास जीमेल के ऊपर, आपके पास गूगल ड्राइव के ऊपर आपके फोल्डर होना चाहिए, वहां पे लाइन बाय लाइन अपनी तमाम की तमाम जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रखो। कल को जब बेफॉर्म बन जाए, आपका बेफॉर्म है जैसे, उसकी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से एक और आपको जब आप पाकिस्तान से बाहर स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हो, एफआरसी सर्टिफिकेट की बड़ी नीड पड़ती है, फैमिली रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कहलाता है, उसकी नीड पड़ती है। कल को जब आपका सीएनआईसी बन जाए तो उसकी फ्रंट और बैक की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हर वक्त जरूरत पड़ते हैं। आप किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, कल को मेरी दुआ है कि भाई आपके पास यूएस ने तो खैर अपनी अंडरग्रेड की स्कॉलरशिप पाकिस्तान से आजकल खत्म करी हुई है, मगर कल को किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हो, एनईटी के अंदर जब आप जाओगे इंशाल्लाह ताला, तो वहां पे सिस्टर टू सिस्टर प्रोग्राम एक आता है, सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम्स आते हैं आपके पास, तो वहां पे आपको रैपिडली अप्लाई करना है। भाई आपको नहीं पता होगा, आपके साथ वाले दोस्त अप्लाई करके बैठे होंगे, आप कल को किसी पर्टिकुलरली सेमेस्टर एक्सचेंज पे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप में और एक दूसरे बच्चे में डिफरेंस होना चाहिए। कल को बैठ के बच्चे रो रहे होते हैं सर वो आईबीए के बच्चे सेमेस्टर एक्सचेंज पे जाते हैं, भाई एनईटी के भी जाते हैं, मगर उनको तरीकेकार मालूम होता है, आपको तरीका ही नहीं मालूम है। आप मेहरान से पढ़ते हो, आपको भी मालूम है सेमेस्टर एक्सचेंज का, तो भाई अक्सर जाते हैं, दाऊद के बच्चे जाते हैं सेमेस्टर एक्सचेंज के ऊपर, एनईटी के बच्चे जाते हैं, नस के बच्चे जाते हैं, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। भाई यूनिवर्सिटी के वीसी आके आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़ी रेडी करेंगे, तो ये एक बुनियादी चीज है। मैं समझता हूं कि भाई ये सदका जारी है आपको बताना, अगर मुझे कोई चीज एक अच्छी मालूम है तो आपको जरूर बताऊं, तो आपके पास प्रॉपर फोल्डर होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो आपके आज तक अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आपने लेट सपोज क्लास के मॉनिटर थे उसका सर्टिफिकेट है, आपने कोई बैतबाजी करी थी, आपने कोई फुटबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, आपने कोई बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट किया था, आपने थ्रो बॉल के अंदर पार्टिसिपेट किया था, बेसबॉल में किया था, XYZ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनकी लाजमी तौर के ऊपर उन सर्टिफिकेट्स की भी स्कैन कॉपी रखें। यार एक दफा का मुश्किल है, एक दफा का खर्चा होगा ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी स्कैन कॉपी अपने पास रखिए, और जैसे जैसे फिर आपको नए डॉक्यूमेंट्स मिलते जाएं, कल को सेकंड ईयर की मार्कशीट मिलेगी, इंटर का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उस डॉक्यूमेंट को फिर एक एक डॉक्यूमेंट की स्कैन करके उसको ऐड करते जाइएगा। कल को सीएनआईसी जब आपका बन जाएगा उसको ऐड कर दीजिएगा। ये बेसिक चीजें आपका फोल्डर क्रिएट कर देती है। भाई मोबाइल से बैठ के खींचना छोड़ दो, कल को आप कहीं पे भी जाओगे, आप किसी जॉब पे भी जब अप्लाई करोगे, वहां पे 4-5 चीजें तो बेसिक मांगी जाती हैं, इंटर का सर्टिफिकेट हो गया, सीएनआईसी की कॉपी हो गई, ये तो कल को जॉब पे जाओगे वहां पे भी मांगी जाएंगी। तो ये एक दफा का खर्चा है, मगर इसको लाजमी तौर पर खुदारा कर लो, मेरी तरफ से तमाम बच्चों को रिकमेंडेशन है। खैर आज की उसके ऊपर वापस आते हैं, तो भैया हमारे पास सिंपल तरीके से क्या आ रहा है,
एनईडी यूनिवर्सिटी के ऊपर आप क्या करोगे भाई, सिंपल तरीके से एनईडी यूनिवर्सिटी के ऊपर हम जाएंगे, हमें एनईडी का फॉर्म फिल करना है। तो एनईडी का फॉर्म फिल करने के लिए मैं सिंपल एनईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, ऐसे करके मेरे बच्चों एनईडी यूनिवर्सिटी की हमने सिंपल तरीके से क्या करनी है, ऐसे वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, ये हमारे पास एनईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो एनईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपके पास, अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, खुदारा हाथ से या मोबाइल से स्कैन नहीं करने, एक आपके इलाके में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की शॉप होगी वहां से स्कैन करवाएं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, और फिर उसके नाम के साथ उसको अपने गूगल ड्राइव के ऊपर रखें। ये नहीं कि मोबाइल पे रखे हुए, यूएसबी ड्राइव पे रखे हुए, ये बेकार काम है। ये इंतहाई कोई जो है ना, जो निकम्मा बच्चा होता है वो काम करता है। अच्छा बच्चा हमेशा अपने पास क्या रखता है, ड्राइव के ऊपर डॉक्यूमेंट्स रखें। ये मुझे मेरे उस्तादों ने एक जमाने बाद बताई थी, मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूँ। अच्छा खैर, यहां पे आएंगे भैया हम लोग एडमिशन के ऊपर, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के ऊपर आएंगे। अच्छा दूसरे नंबर के ऊपर एक और चीज जो आपको सीरियस होने की जरूरत है, मोबाइल से फॉर्म फिल मत करिएगा, मोबाइल से आप गलती कर सकते हैं। आप फॉर्म जिस तरह का फिल करेंगे ना, टेस्ट उस तरह का आएगा। अब लास्ट से लास्ट ईयर की बात है, एक दफा का कंसर्न ये हुआ कि भाई बच्चे बेचारे आके हमारे पास रोने लग गए। अब हमारे पास तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करते हैं, तो बच्चे आके रोने लग गए कि सर हमारे पेपर के अंदर सर वो फिजिक्स की जगह पे स्टैट्स का पोर्शन गिवन था, स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट होता है। अब बच्चे बेचारे बैठ के रो रहे हैं। अच्छा हमें भी बड़ा शौक हुआ, हमने भी बैठ के जो है ना एक बहुत ही जो है ना एक गुस्सेली किस्म की जो है, और एक जो है ना तैश में आके एक ऑडियो बना दी कि भाई ये तो इंतहाई ज्यादती हो गई है बच्चों के साथ। हमारे पास डायरेक्टली एनईडी एडमिशन कमेटी की तरफ से कॉल आ गई, क्योंकि मेरे तो उस्ताद हैं सारे, मैं खुद एनईडी से पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारे जानते हैं, तो मेरे तो बहुत अच्छे उस्ताद थे। तो उनकी कॉल आ गई कि भाई हाशिम मियाँ, हम तो जानते हैं आपको, ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो गलती बच्चों की तरफ से, आप इनकी साइड क्यों ले रहे हैं। तो मैंने बोला सर मुझे तो ये बात नहीं पता थी, मुझे तो ये पता था कि भाई इन्होंने वो किया हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझसे समझाया कि भाई इन्होंने फिजिक्स की जगह पे स्टैट्स के पोर्शन को सेलेक्ट करा हुआ था फॉर्म फिल करते हुए। तो भाई ये जहन में रखिएगा, मैं आपको जेन्युइन किस्सा बता रहा हूँ। एनईडी एडमिशन कमेटी के जो हेड है डॉक्टर आमिर इकबाल साहब, मेरे बड़े अच्छे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी और सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। तो भाई उनकी तरफ से बाकायदा फिर कहा गया कि भाई बच्चों की गलती है, हम ये शो करवा सकते हैं, प्रूफ दिखा सकते हैं। तो पता ये चला कि भाई उन बच्चों ने, उन 2 से 3 बच्चों ने फॉर्म फिल करते हुए ये गलती करी थी। तो भाई इस तरह के जो फनकार होते हैं हमारे पास, तो लेजेंड किस्म के जो बच्चे होते हैं, हमें लेजेंड नहीं बनना। आपने इस तरह का बिल्कुल भी लेजेंड नहीं बनना कि इस तरह की गलती करें। और ये गलती तब होती है जब आप मोबाइल से बैठ के, टैबलेट से बैठ के फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। तो आपने मोबाइल या टैबलेट से फॉर्म फिल नहीं करना, कोशिश करें कंप्यूटर से करें, लैपटॉप से करें। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आपके एरिया के अंदर कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन की शॉप होगी, कोई ना कोई ऐसी शॉप होगी जहां पे जो है ना डॉक्यूमेंट्स बनते होंगे, ये डोमिसाइल वगैरह का काम होता होगा, उनकी फाइलें वगैरह क्रिएट होती होंगी, वहां पे कंप्यूटर मौजूद होते हैं। नेट कैफे का तो खैर जमाना अब चला गया, नेट कैफे का जमाना तो नहीं है, तो मगर इस तरह की शॉप जरूर होगी। तो आप वहां पे अपने पेरेंट के साथ चले जाएं, वालिदैन के साथ, वहां पे तसल्ली से बैठें, आराम से बैठ के अपना फॉर्म फिल करें। मोबाइल या लैपटॉप और उससे टैबलेट से करने का नुकसान ही होता है कि भाई वहां पे आप कोई ना कोई गलती कर देते हो, ऑप्शन छोटे छोटे गिवन होते हैं, आपको दिखता नहीं है। तो ये इसका ख्याल लाजमी तौर पर करना है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका कोई दोस्त मोबाइल या लैपटॉप से, आपका अगर कोई फ्रेंड मोबाइल या टैबलेट से फॉर्म फिल कर रहा हो, तो आपने करना क्या है, उससे मोबाइल या टैबलेट लेना है और उसको रख के एक चांटा मारना है, उसको बताने के सर हाशिम ने क्या बात कही थी। सही है भाई, खैर। अच्छा भाई, ये हमारे पास एनईडी की वेबसाइट आ गई। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट को कल की क्लास के अंदर बहुत डिटेल में समझा था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। अभी हम आएंगे इस अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के पोर्शन के ऊपर। हम यहां पर आएंगे, इस तरीके से फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करेंगे, जब इसको देखेंगे ना, तो भाई यहाँ पे यूजर आईडी, ईमेल और पासवर्ड डालना स्टार्ट कर देंगे। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड भी बना हुआ नहीं है, क्योंकि आप एनईडी के एडमिशन फॉर्म को फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं। तो भाई कभी भी फेसबुक के ऊपर आप डायरेक्टली फेसबुक चलाना स्टार्ट नहीं करते, पहले आप उसके ऊपर अकाउंट बनाते हो। वैसे ही एनईडी के ऊपर जाके आपने क्या करना है, पहले साइन अप के ऑप्शन पे जाना है। साइन अप का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करोगे। सही है भैया, इन्होंने साफ तौर पे इन्होंने भी लिखा हुआ है, जो मैंने आपको मंजन कहानी दी है ना, उन्होंने भी यही लिखा हुआ है कि भाई कंप्यूटर का या डेस्कटॉप का या पीसी का आपने लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना है। अपने नाम की स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेनी है, फादर के नाम की स्पेलिंग चेक कर लेनी है, बाद में एडिटेबल नहीं होता। सही है भाई, आपने अपना करेक्ट बोर्ड लाजमी तौर पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि एनईडी के अंदर जो भी आपको सीट्स मिलती हैं आपके बोर्ड के हिसाब से मिलती हैं। कैटेगरी ऑफ एडमिशन आपने तरीके से होशो हवास के अंदर सही से फिल करनी है। कैटेगरी ऑफ एडमिशन क्या, कैटेगरी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट एनईडी के अंदर कैसे होती है, जो मैंने कल की वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी करी थी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, पहले उसको गो थ्रू कर लीजिएगा आराम से बैठ के। तो आपने इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ लिया, उसके बाद आप इस पे क्लिक करोगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे चले जाओगे। अब सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्या करना है, अपना नेम लिखना है, जो भी आपका प्यारा सा नाम है। आपका नाम हलीमा सुल्तान है, आपका नाम शाहरुख खान है, आपका नाम अहमदुल्लाह बख्श चांडियो है, आपका नाम हाशिम चांडियो है, आपका नाम हाशिम ज़िया है, जो भी आपका नाम है, कंप्लीट नेम, फुल नेम एज पर योर एसएससी इक्विवेलेंट मार्कशीट। यानी कि जो बच्चे मैट्रिक बोर्ड से वो एसएससी कहलाते हैं, जो बच्चे ओ लेवल्स
वाले हैं, तो उस मार्कशीट पे जो आपका नाम लिखा है उसको आपने एंटर करना है। अच्छा, कुछ बच्चों के ऑब्वियसली ऐसे भी केसेस होते हैं जब मार्कशीट में गलती हुई भी होती है। अगर मार्कशीट में गलती हुई तो पहले मार्कशीट अपनी सही करवाएं, अदरवाइज उसी नाम को फिर आगे चला दें। अगर तो आप मार्कशीट सही करवाना नहीं चाहते, उसमें ख्वारी आपको लगती है, तो फिर उसी नाम को आगे चलाएंगे, ध्यान में रखिएगा। तो बेहतर है या तो मार्कशीट अपनी सही करवा लें, ताकि जिंदगी भर वही डॉक्यूमेंट्स आपके हर जगह पे चल रहे होंगे। इसी तरीके से फादर का नेम जो आपकी मैट्रिक की मार्कशीट के ऊपर या फिर आपके अल्लाह भला करे इसके ओ लेवल्स के डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके वाले साहब का नाम लिखा है उसको लिखेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। एक चीज खुदारा, देखो जब आप प्रोफेशनली किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ मेरी ड्यूटी है इस कौम के बच्चों को अगर मैं एक भी अच्छी चीज बता दूं सदका जारी है। अक्सर व पेशतर हम भी बहुत दफ़ा इंटरव्यूज कॉल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से जो है ना डिफरेंट लोगों ने इंटरव्यूज देते हैं। मैंने एक ज़माने के अंदर आई वाज वर्किंग फॉर द जीएसके, मैं ऐसा नहीं कि मैं टीचिंग करना मैंने स्टार्ट कर दी थी, कुछ ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सके तो टीचिंग कर रहे थे, नहीं। तो भाई आई वाज वर्किंग फॉर द जीएसके एज वेल बिफोर स्टार्टिंग माई टीचिंग कैरियर या बिफोर मूविंग टुवर्ड्स अमेरिका। तो मैं अपने जीएसके में वर्किंग कर रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं देखता था अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे आते थे। जीएसके दुनिया की सबसे बड़ी पैराडोल बनाने की कंपनी है, मॉक्सिल बनाने की कंपनी है। वहाँ पर भी मैं देखता था यार अच्छे अच्छे जो है ना घरों के बच्चे होते थे, और उनका ईमेल एड्रेस क्या होता था, नॉटी बॉय, शाहरुख खान, प्रिंसेस आमना है भाई, प्रिंसेस आमना, अहमद अली प्रिंस। तो भाई अगर आपका ईमेल एड्रेस इस तरह का है तो ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप अपने ईमेल एड्रेस को डाल रहे हैं, कल को यूनिवर्सिटी के 4 साल आपका वही ईमेल एड्रेस चलेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, सही है। कल को यूनिवर्सिटी वाले जब किसी सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए आपका नाम फॉरवर्ड करेंगे तो आपको जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होगा यूनिवर्सिटी के पास वही आगे जाएगा। अब आप सोचो, आप 40 लोगों में खड़े हो और मुझे कोई बंदा बोले प्रिंस हाशिम है भाई, हाशिम शाहरुख खान डैडी, इस तरह का मेरा अगर कोई ईमेल एड्रेस हो, या प्रिंसेस आमना, प्रिंसेस हिरा, इस तरह का मेरा कोई ईमेल एड्रेस चल रहा हो, तो मुझ पे मतलब आएगी, मुझे शर्मिंदगी से डूब जाना चाहिए वहीं पे, सिंपल सी बात है। तो भाई प्रोफेशनली योर ईमेल एड्रेस शुड बी अ वेरी प्रोफेशनल वन, ये एक प्रोफेशनल लुक आपको देना चाहिए। कल को आप किसी जगह पे जॉब के लिए भी जब अप्लाई करते हो, अगर आपका ईमेल एड्रेस इस तरह का आ रहा होगा कि प्रिंस डैडी है, सलमान खान, शाहरुख खान, अहमद अली, शाहरुख खान, प्रिंसेस, इस तरह के अगर आपके आ रहे हैं, तो भाई आपको जॉब कभी भी नहीं मिल रही। फिर आप बैठ कर रोते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, उसके पीछे रीजन ये कि छोटी छोटी बातें बड़ी काउंट होती हैं। तो ईमेल एड्रेस शुड बी अ प्रोफेशनल वन। आपका ईमेल एड्रेस क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट नेम हो, आपका लास्ट नेम हो। फर्स्ट नेम माय नेम इज हाशिम, माय लास्ट नेम इज जिया, सो माय ईमेल एड्रेस शुड लुक लाइक हाशिम जिया 118, हाशिम जिया 339, हाशिम जिया 28, हाशिम जिया 99, मेरी जो भी बर्थ ऑफ डेट है, हाशिम जिया 95, हाशिम जिया 2000, हाशिम जिया 2008 @gmail.com, या फिर हाशिम जिया 18, कुछ भी हो सकती है XYZ। तो बताने का मकसद ये है कि भाई इट शुड बी अ प्रोफेशनल वन। तो ये बुनियादी चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए, देन फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख के कुछ नहीं आपको डिफाइन बैक कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई यूट्यूब की तरफ से बड़ी गंदी स्ट्राइक पड़ती है अगर आप अपना घर का एड्रेस भी डिफाइन कर रहे हो या अपने घर की अपना नाम भी डिफाइन बैक कर रहे हो। तो मैं आपको एक एक स्टेप यहाँ पे समझाता जाऊंगा, आपने साथ साथ फॉर्म को फिलअप करना है। तो भाई यहाँ पे अपना प्रॉपर नेम लिखोगे, फादर नेम लिखोगे एज पर योर मैट्रिक, अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट निकाल के बैठे और साथ साथ बैठ के देखें मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो स्पेलिंग लिखी हुई थी, जो उल्टी मक्खी बनी हुई थी, सेम मक्खी उल्टी आपने बनानी है, चेंज नहीं कर सकते। जो मैट्रिक के ओ लेवल्स के सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है कंप्लीट, और जो आपके वाले साहब का नाम लिखा हुआ है सेम नाम लिखना है। ये नहीं कर सकते कि वहां पे लेट सपोज मैंने मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे मेरा नाम लिखा हुआ है हाशिम जिया, यहां पे मैं लिख दूं मोहम्मद हाशिम जिया, इट्स नॉट पॉसिबल। या वहां पे लिखा हुआ था हाशिम सिद्दीकी, यहां पे लिख दूं मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी, ऐसा नहीं हो सकता। जो वहां पे नाम लिखा हुआ है सेम नाम लिखना है, वाले साहब का भी और अपना भी। और उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, अगर प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस आपका नहीं बना हुआ तो उसको बना लो पहले, उसके बाद फॉर्म फिलअप करो। ये प्रिंसेस और प्रिंस वाले ईमेल एड्रेस जो है ना खुदारा छोड़ के आ जाओ, ये 90s के अंदर और ये बचपन में जो है ना बैठ के करते थे, अब नहीं करते, सही है ना भाई। करना क्या है, जो भी आपके पास यहाँ पे कोड मौजूद है उस कोड को अपने तरीके से बैठ के एंटर करना है। और जो भी आपका कोड आ रहा हो उस कोड को बैठ के आप यहाँ पे क्या करोगे, एंटर करोगे। ऑब्वियसली आई एम नॉट शोइंग यू माय एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, सो दैट्स द फेक वन, सो डोंट वरी, आई एम नॉट 2007 born and one। खैर, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने जो भी आपकी इमेज आ रही है भाई उस इमेज को कोड को तरीके से बैठ के डालना है। जैसे Z है, देन N है, देन 5 है, देन V है, 8 है, जो भी। जब आप ये काम कर दोगे तो फिर आप सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करोगे तो जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप लिखोगे उसके ऊपर आपके पास आपका लॉगिन आईडी यानी कि ईमेल और पासवर्ड आ जाएगा, सही है ना भैया। मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर टैब को ऑब्वियसली हाइड कर दूंगा, तो आपको ऑब्वियसली सी बात है ईमेल आईडी तो नहीं दिख रही होगी आपके पास। तो आप जब सबमिट पे क्लिक करोगे ना, आपके पास इस तरीके से क्या होगा, आपके पास इस तरीके से पर्टिकुलरली ईमेल आ जाएगी एनईडी की तरफ से। एनईडी की तरफ से क्या होगी भाई, आपके पास ईमेल आ जाएगी जिसमें आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड गिवन होगा।
एक और सबसे बड़ी गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूंगा। अक्सर बच्चों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, एक अलग किस्म का उनको नशा होता है, एक अलग किस्म का उनको मजा होता है पासवर्ड चेंज करने का, और पासवर्ड ऐसे डिफिकल्ट लगते हैं कि उसके बाद उनको खुद भी याद नहीं आता। अक्सर हमारे घर में जो खवातीन होती हैं, हमारी वालिदैन होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी कभार जो है ना चीजों को इतना संभाल के रखते हैं, इतनी संभाल के रखते हैं, कोई मिलती नहीं है फिर वो चीज। सिमिलरली अक्सर बच्चों की आदत होती है कि पासवर्ड को ऐसा संभालते हैं, पासवर्ड उन्हें खुद भी याद नहीं आता। तो खुदारा जो पासवर्ड यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली आया है ना, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी ईमेल के ऊपर सेव है, उसको ईमेल के ऊपर ही सेव रहने दें, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपके पास पासवर्ड आया उसको सेव रखें। जैसे मेरे पास जो भी पासवर्ड आया मैं उसको इधर ही सेव रखूंगा, ताकि मुझे कभी भी ओपन करना हो मैं उसी पासवर्ड को जाके कॉपी करूं, कॉपी करके जाके पेस्ट कर दूं। हाउ मच डिफिकल्ट इज दैट भाई। तो आपके पास एनईडी की तरफ से जो है ना प्रॉपर मेल आ जाएगी भाई, आपके पास क्या होगी, एनईडी की तरफ से मेल आ जाएगी, आपने उस मेल के अंदर आपको आपकी ईमेल गिवन होगी और पासवर्ड गिवन होगा। अच्छा, बहुत दफा ये होता है कि आपके पास अगर ईमेल वहां पे शो नहीं हो रही इनबॉक्स के अंदर, तो खुदारा आपके पास, मैं आपको अपनी ईमेल तो ऑब्वियसली शो नहीं कर रहा इदारे की, तो आपने क्या करना है, आपने स्पैम के ऊपर जाके जरूर चेक कर लेना है कि हो सकता है स्पैम के अंदर कभी कभार चली जाती है वो एनईडी की ईमेल, या फिर बहुत दफा आपके पास पर्टिकुलरली दूसरे इंपॉर्टेंट के अंदर, शेड्यूल के अंदर वहां पे गिवन होती है, तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है, सर हमने एनईडी में रजिस्टर करवा रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, ईमेल नहीं आई। तो भाई ईमेल बहुत दफा वो आपके पास स्पैम के ऊपर चली जाती है, या आगे पीछे किसी और फोल्डर में होती है, उसको एक दफा चेक कर लिया करें, वो लाजमी तौर के ऊपर वहीं को। भाई अब मैं सिंपल तरीके से यहां पर आऊंगा, यहां पे आने के बाद जब मैंने साइन अप कर लिया है, अब मैंने साइन अप कर चुका हूं, अब मैं यहां पे अपनी ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी के ऊपर कोड आया ना, उसी ईमेल आईडी को यहां पे डालना है, सही है। उसके बाद जो पासवर्ड आपको ईमेल के ऊपर मिला है, जो पासवर्ड एनईडी की तरफ से आपके पास ईमेल के ऊपर आया, उसको यहां पे एंटर करोगे, और फिर नीचे जो आपके पास ये माशाल्लाह से इमेज कोड आ रहा है, इस कोड को एडिट डालोगे। अगर आपको कोड समझ में ना आ रहा हो तो आप चेंज कोड भी कर सकते हो कि भाई कोड चेंज हो जाए, ताकि आपके पास इजी वाला कोड कोई आ जाए, अगर आपको लग रहा है कोड मुझे। अब देखो इस तरीके से मेरे पास ये एनईडी का पूरा फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एनईडी का इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म ओपन अप हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मैं इसमें सर्टेन सेक्शंस को हाइड कर रहा हूं, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। उसके पीछे रीजन है कि YouTube की तरफ से अलाउ नहीं है कि भाई मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको शेयर अप करूं। YouTube बाद में कीड़े कर रहा होता है भैया, सही है ना भैया। तो बताने का मकसद ये कि आपके पास इस तरीके से एनईडी का कंप्लीट आपके पास क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलरली सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहला काम क्या है, स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 के अंदर आप जाओगे बोर्ड या ग्रुप को सेलेक्ट करने के ऊपर। तो भाई आपने सिंपल तरीके से क्या किया, आपने इसको क्लिक कर दिया, तो अभी आपके पास ओपन हो रहा है। अब देखो इन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है, प्लीज सेलेक्ट योर बोर्ड ग्रुप एंड डोमिसाइल केयरफुली। सही है भाई, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब पहले स्टेप के अंदर ही क्या लिखा हुआ है, आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। आपका जो भी बोर्ड आ रहा है आप उसको सेलेक्ट करोगे। आपने इंटरमीडिएट बोर्ड कराची से पढ़ा हुआ है, हैदराबाद है, सक्कर है, मीरपुखास है, लड़काना है, नवाबशाह का नया नाम शहीद बेनजीराबाद बोर्ड है, या फिर फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन अगर आप पाकिस्तान से हो, या फिर फेडरल बोर्ड आपने दुबई से करा है, सऊदी अरब से करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने दुबई में तालीम हासिल करी होती है फेडरल बोर्ड की, ऐसे भी बच्चे होते हैं भाई। तो फेडरल बोर्ड लोकेटेड ओवरसीज है, आ खान बोर्ड है, ज़ियाउद्दीन है, ए लेवल्स है। आपने जो भी चीज करी है उसको आप सेलेक्ट करोगे। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, डीएई वाले, तो आप सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को करोगे। अगर आपका इनमें से कोई भी बोर्ड नहीं है और आपका डोमिसाइल सिंध का है, तो फिर आप बोर्ड अदर देन कराची, आ खान, ज़ियाउद्दीन, हैदराबाद, मीरपुखास, सक्खर, लड़काना, नवाबशाह से, ऐसा लग रहा है बस का कंडक्टर हूं मैं, तो उन सबको आप सेलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ कराची को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, देन वो आपसे पूछ रहा है आपका ग्रुप क्या है। आपका ग्रुप क्या है, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, कंप्यूटर साइंस फिजिक्स के साथ है, कंप्यूटर साइंस स्टैट्स के साथ है। वो जो मैं आपको कहानी बता रहा था ना, ये 2 साल पहले क्या हुआ था, कुछ बच्चों के पेपर के अंदर फिजिक्स की जगह पे स्टैट्स का पोर्शन आ गया था। बच्चे बैठ के रो रहे थे कि सर हमारा, अब जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात है यार, आप फीस देके टेस्ट देने के लिए जा रहे हो और आपका एक सेक्शन ही पूरा खत्म हो जाए। 25 नंबर का एक सेक्शन होता है एनईडी के अंदर। तो भाई उन बच्चों ने क्या किया था, कंप्यूटर साइंस में स्टैट्स सेलेक्ट कर लिया था। भाई आपने इसको तरीके से सेलेक्ट करना है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इन्होंने साफ तौर पर लिखा हुआ है, अगर कोई आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, कोई डोमिसाइल वगैरह गलत आपने दी है, तो आपकी कोई फीस वापस नहीं होगी। जो भी आपका बोर्ड सेलेक्ट करोगे, जैसे कि भाई प्री इंजीनियरिंग है, प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करोगे। अच्छा, जो प्री मेडिकल विद दी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं ना, याद रखिएगा वो भी प्री इंजीनियरिंग पे ही टिक कर रहे होते हैं, ऑल्दो आपके पास पर्टिकुलरली आपके एडिशनल मैथ्स का रिजल्ट अवेलेबल नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने पिछले सालों में प्री मेडिकल में अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करा था, इस साल वो एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर मैथ्स के, तो आपने करना क्या होता है, प्री इंजीनियरिंग के ऊपर ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, मगर आपको एनईडी विजिट करके एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। अब ये चीज जाके उनसे कंफर्म भी कर सकते हो कि भाई हम सही काम कर रहे हैं, मैं लास्ट ईयर तक आपको प्रोसीजर बता रहा हूं। तो वहां पे आपको एनईडी विजिट करके एक एप्लीकेशन देनी होती है कि देखिए भाई
मैंने लास्ट ईयर के अंदर प्री मेडिकल के अंदर अपना इंटरमीडिएट एफएससी कंप्लीट किया था। नाउ आई एम गिविंग द एडिशनल मैथमेटिक्स एग्जाम, जिसका रिजल्ट आएगा नवंबर दिसंबर में जाके। तो मैं एनईडी में इंजीनियरिंग की फील्ड्स के लिए एलिजिबल होना चाहता हूं। तो चूंकि मेरा लास्ट ईयर का रिजल्ट कंसीडर किया जाए, चूंकि मेरा बायोलॉजी के साथ का था, तो आप एनईडी के अंदर विजिट करोगे एनईडी की एडमिशन कमेटी के हेड को, जिनका नाम है डॉक्टर आमिर इकबाल साहब। इस वक्त वो डीन ऑफ मैकेनिकल भी हैं। मैकेनिकल के डीन का मतलब है कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, सबके वो डीन है माशाल्लाह से। ही इज अ वेरी नाइस गाय। तो आप उनके पास विजिट करो, मेरा सलाम भी उनको कहिएगा, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं भी उनको कहिएगा। तो उनको विजिट करके आप एक एप्लीकेशन सबमिट करवाओगे डॉक्टर आमिर इकबाल साहब को, तो वो फिर पर्टिकुलरली आपकी एप्लीकेशन एनईडी सबमिट कर रहा होता है। वो आप राउंड 1 से पहले भी कर सकते हो, राउंड 2 से पहले भी कर सकते हो, नहीं तो आप पहले ही कर लो तो बेहतर है। पहले कर लो, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, सही है ना भाई। खैर, तो आपने प्री इंजीनियरिंग पे सेलेक्ट कर लिया। अब इस चीज को बहुत गौर से देखिएगा, इसके ऊपर आपका पूरा फॉर्म और आपका एडमिशन डिपेंडेंट है। अगर आपके पास डोमिसाइल सिंध का है तो आप सेलेक्ट करोगे एनी सिटी इन सिंध। अगर आपके पास डोमिसाइल सिंध का नहीं है तो आप एनी सिटी आउटसाइड सिंध पे सेलेक्ट करोगे, तो आप रेगुलर सीट्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका डोमिसाइल सिंध का नहीं है तो एनईडी के अंदर आप मेरिट के ऊपर या सेल्फ फाइनेंस के ऊपर एडमिशन नहीं ले सकते। सिर्फ चंद सीट्स अवेलेबल होंगी इंक्लूडिंग स्पॉन्सर, जिसकी फीस 11 लाख रुपए है टेस्ट से पहले जो सबमिट करवानी होती है। अगर आपका डोमिसाइल सिंध का नहीं है तो बेटा सिंध की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप यहां पे देखो चीटिंग करोगे, उन्होंने सिंपल लिखा हुआ बड़ा बड़ा, गिविंग रॉन्ग एडमिशन, गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमिसाइल विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ द एप्लीकेशन विदाउट एनी रिफंड ऑफ फीस। आपके कोई पैसे वापस नहीं होंगे, ना एडमिशन फीस के पैसे वापस होंगे, ना सेमेस्टर की फीस के पैसे वापस होंगे, क्योंकि एडमिशन के टाइम के ऊपर आपको डोमिसाइल सबमिट करवाना होता है भाई। अगर आप यहां पे सेलेक्ट करोगे, डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि कागज होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि भाई आप कहां पे बिलोंग करते थे, कहां पे आप पैदा हुए, आपके वालिदैन कहां पे पैदा हुए। अगर आपके वालिदैन का डोमिसाइल सिंध का है तो आपका भी डोमिसाइल सिंध का होगा, बट अगर आपके वालिदैन का डोमिसाइल पंजाब का है तो आपका भी डोमिसाइल पंजाब का बनेगा। ध्यान में रखिएगा, ये प्लीज ध्यान में रखिएगा। डोमिसाइल बनवाने के लिए आप अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस के पास जाओगे, आपके पास सिंध के किसी भी शहर का डोमिसाइल है चलेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो जिंदगी में पैदा ही कराची के अंदर हुए थे, मगर हमारे वालिदैन केपीके से हैं या पंजाब से हैं, मगर हम तो हमारी सारी तालीम ही कराची के अंदर हुई है, तो हमारा डोमिसाइल कहां का बनेगा। इसके लिए बेहतर है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस से जाएं। अगर आपके वालिदैन का डोमिसाइल सिंध का नहीं है तो आपका भी सिंध का नहीं बन सकता, सही है ना भाई। और अगर आप डोमिसाइल के ऊपर चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 3 साल की उसके ऊपर कैद की सजा। ध्यान में रखिएगा भाई, डोमिसाइल के ऊपर चीटिंग नहीं कर सकते। डोमिसाइल का मतलब होता है रिसोर्सेज कहां पे अप्लाई हो रही हैं, तो भाई उसके लिए आप बेहतर है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस चले जाएं, वहां पे एजेंट्स वगैरह से मिल लें, तो वो आपको बेहतर गाइड करेंगे कि डोमिसाइल आपका कहां का बन रहा होगा, उसको बनने के लिए दे दीजिएगा। उसमें नॉर्मली 1 महीने का टाइम लगता है डोमिसाइल बनने के अंदर, या पीआरसी बनने के अंदर। आपका जो आपका फॉर्म ए होता है और फॉर्म बी होता है आई गेस, सही है ना भैया। तो अगर देखो आपने अगर एनी सिटी आउटसाइड ऑफ सिंध का डोमिसाइल सेलेक्ट करोगे ना, तो यहां पे आपके पास सिर्फ ये कैटेगरीज होंगी अप्लाई करने के लिए, यानी कि बहुत कम कैटेगरीज होंगी इसके अंदर। और इसके अंदर सिर्फ SF11 के ऊपर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इनका पंजाब का डोमिसाइल है, या आपके पास केपीके का डोमिसाइल है, या आपके बलूचिस्तान का डोमिसाइल है, कश्मीर का डोमिसाइल है। और SF11 का मतलब है स्पॉन्सर। कल की पुरानी वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट वाली वीडियोस को लाजमी तौर पे देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा हुआ कि डोमिसाइल का फायदा क्या होता है या फिर स्पॉन्सर की सीट क्या होती है। स्पॉन्सर की सीट का मतलब ये कि आपको टेस्ट से पहले 11 लाख रुपए देने होंगे स्पॉन्सर के ऊपर अगर आप एडमिशन चाहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। मेरिट उसके ऊपर भी टफ होगा, मेरिट उसके ऊपर भी हाई होगा, टेस्ट उसमें भी अच्छे नंबरों से क्लियर करना है। मगर अगर डोमिसाइल सिंध का नहीं है तो सिर्फ ये कैटेगरीज अवेलेबल है, और अगर सिंध का डोमिसाइल है तो देखो भैया आपके पास फिर सारी कैटेगरीज अवेलेबल होंगी। अब देखो अगर डोमिसाइल आपके पास सिंध का है तो अब उस सूरत में आपने क्या करना है, अगर तो देखो अगर आपका इंटरमीडिएट बोर्ड कराची है, तो चूंकि मैंने देखो ऊपर मैंने सेलेक्ट किया अपना इंटरमीडिएट बोर्ड कराची किया था, सिर्फ मेरे पास वही वाली कैटेगरी सारी आएंगी। तो आपने R1A कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, सही है। R1A कैटेगरी को आपने सेलेक्ट करना है लाजमी तौर के ऊपर, क्योंकि ये आपके पास रेगुलर कैटेगरी है इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड कराची की, सही है। अगर आपके अंदर कोई माजूरी है, कोई अपाइज है, तो उस सूरत में आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आपके अंदर कोई बॉडी के अंदर कोई आपके पास आपको लगता है कि भाई कोई इफेक्ट था, तो आप उस कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में एनईडी एग्जामिन करेगा। अच्छा, इसके अलावा आपके पास R1F इज फॉर कैंडिडेट्स हैविंग डिसेबिलिटी अदर देन द डेफनेस और द डम्बनेस। कैंडिडेट शुड एक्वायर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज सिंध। दे विल आल्सो रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द मेडिकल बोर्ड एट द यूनिवर्सिटी, यानी कि आप उसमें चीटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा आप ये एडिशनल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप उसमें लाए करते हो, जैसे कि अगर आप पर्टिकुलरली रूरल एरियाज ऑफ कराची में रहते हो, यानी कि आप लियारी के अंदर रहते हो या औरंगी टाउन में रहते हो, या आप कराची के किसी गोट के अंदर रहते हो, तो आप इस कैटेगरी को भी एडिशनली सेलेक्ट कर सकते हो, सही है। अगर आपको लगता है कि आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हो तो आप उस कैटेगरी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके वालिदैन एनईडी के अंदर टीचिंग करते हैं
हैं तो भाई आपको एक एडिशनल कैटेगरीज के अंदर भी आप कर सकते हो, सही है ना। आप एडिशनल कैटेगरीज में भी अप्लाई कर सकते हो, मगर उसमें डिटेल्स वगैरह आपको देनी होंगी। अगर आपके वालिदैन एनईडी के अंदर कोई और एम्प्लॉय है तो आप उस कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यूईटी का टेस्ट भी आपने दिया हुआ है तो आप अगर यूईटी की तरफ से भी आप नॉमिनी किए जाते हो तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर पे अप्लाई करना चाहते हैं कराची बोर्ड से, फिर वो SF1A पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है ना, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर। और साथ में स्पॉन्सर है SF11। स्पॉन्सर क्या है? SF11। तो अगर एक सबसे अच्छा फायदा ये कि अगर आप सेल्फ या स्पॉन्सर पे अप्लाई करते हो, देखो मैंने पहले भी लास्ट वीडियो के अंदर वो डिटेल में बताया था, रेगुलर कैटेगरी का मतलब होता है कि भाई आपके पास लेट सपोज एक फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो 87 के मेरिट पे क्लोज हो रही है। एनईटी का मेरिट बहुत हाई होता है, कंपटीशन बहुत हाई होता है, टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, सही है। सेल्फ फाइनेंस के ऊपर सेम फील्ड 85 के मेरिट पे क्लोज हो रही होगी, मगर सेल्फ के ऊपर आपको टेस्ट से पहले तकरीबन कितने पैसे सबमिट करवाने? अच्छा, 9 लाख रुपए सबमिट करवाने। इस दफा 8,90,000 रुपए की फीस हो गई है, मुझे लग रहा था 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए की फीस हो गई है, और स्पॉन्सर की फीस है 11 लाख रुपए। तो अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करो तो स्पॉन्सर पे भी कर दो, क्योंकि स्पॉन्सर पे जो 11 लाख रुपए है ना, उसमें सेल्फ फाइनेंस ऑलरेडी आपका इंक्लूडेड है, सही है ना भाई। अगर आपका एनईडी में एडमिशन नहीं होता है, कल को आप सेल्फ या स्पॉन्सर पे आप पर्टिकुलरली एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपको आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे, सही है। बहुत सारे बच्चे जो 90 प्लस का स्कोर भी करते हैं एनईडी में, सेल्फ या स्पॉन्सर पे साथ साथ अप्लाई करके बैठे होते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तो भाई अगर आप सेल्फ या स्पॉन्सर पे अप्लाई करो तो इनको सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा बाकी अगर आप नॉमिनीज ऑफ डेंशा फैमिली हो या नॉमिनीज ऑफ एसएस इंटरनेशनल हो तो आप बाकी कैटेगरीज पे भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको और भी दिखा देता हूं। लेट सपोज अगर आप हैदराबाद बोर्ड से बिलोंग करते हो तो उस सूरत के अंदर क्या होगा, आपकी देखो कैटेगरीज चेंज हो जाएंगी। उस सूरत के अंदर भैया पर्टिकुलरली आपके पास अगर आप हैदराबाद बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो तो हैदराबाद बोर्ड की जो कैटेगरीज होंगी सिर्फ आपका वो आ रही होंगी, जैसे R2 आपके पास होगा रेगुलर के ऊपर, आप हैदराबाद बोर्ड की कैटेगरी के ऊपर रेगुलर के ऊपर भी अप्लाई करोगे, सेल्फ पे भी अप्लाई करोगे, स्पॉन्सर पे भी करोगे, सही है ना भैया। तो आपने उस पर भी अप्लाई कर सकते हो, सही है। इसके अलावा अगर आप मुसलमान नहीं है तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी की कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कराची बोर्ड का बच्चे भी कर सकता है। इसी तरीके से भाई जो बच्चे फेडरल बोर्ड से हैं या आगा खान बोर्ड से हैं या ए लेवल्स वाले हैं, तो ए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हमारे बैठे हुए हैं, तो ए लेवल्स वाले बच्चे क्या करेंगे, R4A की कैटेगरी पे अप्लाई करेंगे। R4A की कैटेगरी क्या है? ए लेवल्स के रेगुलर की सीट है, ये ए लेवल्स के रेगुलर वालों की सीट आ रही है। इसी तरीके से आप सेल्फ या स्पॉन्सर के लिए अगेन SF11 करोगे और आपका SF4A होगा सेल्फ फाइनेंस वाले का। इसमें एक एक बात लिखी हुई है, देखो मेरा बच्चा, सही है। इसके अलावा अगर आप एडिशनल ये जो दो कैटेगरीज हैं, देखो सेल्फ या स्पॉन्सर पे मजाक मस्ती में अप्लाई मत करिएगा। आप सेल्फ या स्पॉन्सर अगर सेलेक्ट कर लोगे ना तो आप टेस्ट नहीं दे सकते जब तक कि आप पैसे सबमिट नहीं कर पाओगे सेल्फ स्पॉन्सर के। तो ये नहीं कि आप मजाक मस्ती में ऐसे सेलेक्ट कर दो कि आपने फीस भरनी नहीं है सेल्फ स्पॉन्सर की, आपने ऐसे सबमिट कर दिया, तो आपके जो चालान होगा ना उसके ऊपर बेटा वो पैसे लग कर आएंगे फिर सेल्फ स्पॉन्सर के। तो अगर आप वाकई में अफोर्ड कर सकते हो सेल्फ स्पॉन्सर तभी इसको टेक करिएगा, अदरवाइज सेल्फ स्पॉन्सर टेक करने की जरूरत नहीं है भाई, ये ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि सर हाशिम ने बोला था सेल्फ स्पॉन्सर, नहीं मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उस सूरत में आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज नहीं। तो नॉर्मल अगर आप टेस्ट देना चाहते हो मेरिट की बेसिस के ऊपर तो आप सिर्फ रेगुलर आर की कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे अपनी रेगुलर की कैटेगरी के ऊपर। सिमिलरली जो बच्चे जैसे आगा खान बोर्ड के हैं तो आगा खान बोर्ड वाले किस पे अप्लाई करेंगे भाई? अब देखो आगा खान बोर्ड वाले अप्लाई करेंगे आपके पास R3B HSC प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस आर्ट्स एंड मैथ्स फ्रॉम द आगा खान बोर्ड, इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो उसको सेलेक्ट कर लोगे, या अगर आप कोई माजूर बच्चा है, कोई पर्टिकुलरली आपके पास कोई भी आपके पास पर्टिकुलरली फॉल्ट है, आपको लगता है कि भाई कोई भी आपके पास इशू है तो आप फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप स्पॉन्सर भी अप्लाई करना चाहोगे तो आपकी स्पॉन्सर की कैटेगरी मौजूद है। इसके अलावा SF11 भी। जितने बच्चे भी सेल्फ पे अप्लाई कर रहे हैं मैं उसको रिकमेंड करूंगा सेल्फ के साथ स्पॉन्सर में भी करें, क्योंकि स्पॉन्सर के ऊपर आपको 11 लाख रुपए अलग से और सेल्फ के 9 लाख रुपए अलग से सबमिट नहीं करने होते। जब आप स्पॉन्सर टेक करते हो ना तो फिर आप साथ में सेल्फ खुद ही भर दो, क्योंकि भैया जब 11 लाख रुपए आप दे रहे हो ना तो 9 लाख रुपए ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। तो लेट सपोज अगर कल को आप स्पॉन्सर की सीट उठाते हो तो आपके पूरे पैसे यूटिलाइज होंगे। अगर आप सेल्फ के ऊपर एडमिशन लोगे तो फिर आपके रिमेनिंग अमाउंट आपको वापस हो जाएगी जो स्पॉन्सर से कट के है। इसी तरीके से अगर आप रेगुलर के ऊपर एडमिशन हो जाएगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं लास्ट ईयर, जैसे कि जो बच्चे जिनका 90 प्लस स्कोर भी था उन्होंने सेल्फ और स्पॉन्सर भी अप्लाई किया था। तो आपका अगर रेगुलर के ऊपर ही एडमिशन हो रहा होगा, मेरिट के ऊपर अगर आपका एडमिशन हो रहा होगा तो आपके जो सेल्फ या स्पॉन्सर के पैसे होंगे पूरे आपको रिफंड बैक हो जाएंगे। तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, देखो वालिदैन पे बोझ नहीं डालना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, तो उस सूरत में जाना है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसको सेलेक्ट करें। ज़ियाउद्दीन बोर्ड वाले अपने ज़ियाउद्दीन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने बहुत डिटेल में सीट डिस्ट्रीब्यूशन समझाई थी, उसको ध्यान में रखिएगा मेरा बच्चा, सही है ना भाई।
तो आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो उसको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन कराची को बिलोंग करता हूं तो मैंने R1A सेलेक्ट करना है रेगुलर का, अगर मैं सिर्फ मेरिट पे अप्लाई कर रहा हूं। और अगर मैं मेरिट के साथ सेल्फ या स्पॉन्सर पे अप्लाई करूंगा तो याद रखिएगा टेस्ट नहीं दे सकते जब तक कि सेल्फ या स्पॉन्सर के पैसे जमा नहीं होंगे। तो टेस्ट से पहले सेल्फ या स्पॉन्सर आपको सेलेक्ट करना होता है, सही है ना भाई, टेस्ट से पहले करना होगा। अच्छा आपकी चॉइस है। अच्छा मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी पैसे नहीं है, कुछ अरसे के बाद आएंगे, तो भाई सेल्फ या स्पॉन्सर फिर आप अभी सेलेक्ट ना करें, आप राउंड 1 से पहले भी सेलेक्ट कर सकते हैं सेल्फ या स्पॉन्सर, राउंड 2 से पहले भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप अभी सिर्फ रेगुलर का टेस्ट देना चाहते हैं, रेगुलर का टेस्ट दे लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप फिर राउंड 1 के बाद नामा अमाल देखकर फैसला कर लीजिएगा, है भाई, फिर नामा अमाल देखकर फैसला कर लीजिएगा। याद रखिएगा एनईडी का टेस्ट इस दफा आ रहा है जून के अंदर, 4 से लेकर 7 जून के ऊपर, बकरा ईद के फौरन बाद है। तो बेटा एक कुर्बानी होगी आपके घर के अंदर, फिर एक कुर्बानी होगी आपके वालिदैन आप भी कर रहे होंगे, तो इसलिए तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। लास्ट ईयर सिर्फ एनईडी के टेस्ट के अंदर हमारे पास से 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 से प्लस मार्क्स स्कोर किए थे। 90 से ज्यादा मार्क्स इन बच्चों ने स्कोर किए थे सिर्फ हमारे पास 131 थे लास्ट ईयर, यानी कि जितनी टॉप की फील्ड थी सब में बच्चों का जो एवरेज मेरिट था वो 90 या 90 से ज्यादा का था। तो मेरिट कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो खुदारा तैयारी प्रॉपर्ली करनी है, सिर्फ पास पेपर्स के पीछे नहीं भागना। आप में से कई बच्चों के जहनों में होगा सर पास पेपर सिर्फ कवर कर लें, आपकी मैराथन्स कवर कर लें। मैराथन बनाने वाला कौन है बेटा? मैं हूं ना, मैंने स्टार्ट किया, मेरे दायरे ने स्टार्ट किया। तो भाई मैं आपको सिंपल तरीके से एक बात गाइड कर देता हूं, एनईटी कभी भी पैटर्न चेंज कर सकता है, एनईटी कभी भी पेपर मजीद डिफिकल्ट कर सकता है, सिर्फ मैराथन्स के पीछे नहीं भागना, खुदारा तैयारी पूरी करनी है, तैयारी एक एक स्टेप को लेकर चलनी है। दैट्स द रीजन कि हम आपको क्रैश के ऊपर राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर अप करवा रहे होंगे, ध्यान में रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद सबमिट के ऊपर कर देना है ना भैया, आपने इसको करेक्ट कर दिया। अब देखो आगे जा रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आपने करना है ऐड या रिमूव कैटेगरीज के ऊपर चले जाओगे स्टेप नंबर 2 के ऊपर। तो स्टेप नंबर 2 के ऊपर क्या करना है, आपने करना है सिंपल तरीके से कैटेगरीज। अब आपने किन कैटेगरीज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं आपने उसको सेलेक्ट करना है। आपने पहले नंबर के ऊपर तो उसने कह दिया कि भाई किसी और कैटेगरी पे अप्लाई करना है, नहीं मैंने बैक वापस चला जाऊंगा। अच्छा तो आगे वो कहता है यू हैव सेलेक्टेड द फॉलोइंग कैटेगरीज, तो HSC R1A मैंने, हाँ सही है, मैंने इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची को मैंने सेलेक्ट करा है, और मैंने प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस या आर्ट्स में सेलेक्ट करा है, बिल्कुल सही है। तो अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब इस कैटेगरी के ऊपर जितनी सीट्स होंगी मुझे वो शो कर। तो भाई अब मैं जरा इस चीज को जरा हाइड करूंगा यहाँ से, क्योंकि भाई मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, तो ऑब्वियसली मैं इस चीज को डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो नहीं करनी ना। तो ये पहले तो मेरे पास मेरा नाम आ रहा है, फिर मेरे फादर नेम आ रहा है जो मेरे उसके ऊपर सर्टिफिकेट्स पे लिखा हुआ था। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो आपसे पूछता है कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो मैंने ऑलरेडी बता दी। अब वो मेरा जेंडर पूछ रहा है, भाई मेल है फीमेल है क्या है। नेक्स्ट स्टेप में वो पूछते हैं आपका सीएनआईसी या बेफॉर्म नंबर क्या है। अच्छा जिन बच्चों का सीएनआईसी नहीं बना हुआ, जो भी 18 साल के नहीं हुए या होने वाले हैं या होंगे, अभी सीएनआईसी आपका नहीं बना हुआ, तो खुदारा बनने के लिए दे दीजिए। नादर हमारे मुल्क में बहुत बेहतरीन इदारा है पाकिस्तान का माशाल्लाह, तो वो नॉर्मली आपका अच्छा खासा टाइम जाया कर रहे होते हैं, तो भाई बनने के लिए दे दो, बेहतर है। मेगा सेंटर नहीं तो चले जाइएगा, सही है ना भाई। अच्छा अगर आपका अभी सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो फिर आपके पास होगा आपके घर में आपका बर्थ सर्टिफिकेट बेफॉर्म, तो आपका जो बेफॉर्म नंबर होता है ना वही आपका सीएनआईसी नंबर होता है। तो आपके पास अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो आप बेफॉर्म नंबर यहां पे डाल सकते हो। फिर रिलीजन के ऊपर जाओगे, आपका रिलीजन क्या है, आप पारसी हो, क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हो, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, अहमदी है, भाई है, या कोई और आपका रिलीजन आ रहा है उसको लिखोगे। आपका डोमिसाइल अब सिंध के अंदर कहाँ का है, कराची का है, हैदराबाद का है, सखर का है, लाड़काना का है, खैरपुर का है, दादू का है, टंडो मोहम्मद खान का है, टंडो अल्लायार का है, बुलड़ी का है, उमरकोट का है, मोड़ो का है, रूड़ू का है, रूड़ी का है, ढारकी का है, नशर फिरोज का है, पन्नू आकिल का है, सेवन शरीफ का है, मथेलो। अब आप सिंपल तरीके से यहाँ पे आपका सिंध का जहां का भी डोमिसाइल आ रहा है आपने ऑब्वियसली उसको क्या करना है, तो भाई आपका सिंध के अंदर जहां का भी डोमिसाइल आ रहा है आपने क्या करना है, उसको ऑब्वियसली सेलेक्ट करने के ऊपर आपने मूव करना है। तो आपका सिंध के अंदर जहां का भी डोमिसाइल एग्जिस्ट कर रहा है आप उसको सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डालोगे, फिर अपना परमानेंट एड्रेस डालोगे। अच्छा प्रेजेंट एड्रेस से परमानेंट एड्रेस का मतलब ये है कि भाई जहां पे आप रहते हो या आपका जहां पे आपका परमानेंट पता मौजूद है। लेट्स सपोज बहुत सारे लोग किराए पे रहते होते हैं, तो हो सकता है उनका परमानेंट एड्रेस कहीं और का मौजूद हो। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है यानी कि जहां पे आप करंटली रह रहे हैं, अगर तो आपका सेम ही घर है तो प्रेजेंट और परमानेंट के अंदर आप सेम चीज डालें। फिर आपका टेलीफोन नंबर क्या है सिटी कोड के साथ, जैसे कि 021 है कराची के लिए, +051 होता है इस्लामाबाद या रावलपिंडी के लिए, तो उस तरीके से उसको आपने करना है। फिर सेल फोन नंबर क्या है तो आप उसको यहाँ पे एंटर करोगे, सेल फोन नंबर आपका क्या आ रहा है, तो ये आपने तरीके से उसको फॉलो करना है। देखो मैं आपको ये शो नहीं कर सकता अपने घर का, बट आई कैन टेल यू कि आपने क्या लिखना क्या है भाई, तो उसमें आपने उसको तरीके से फिलअप कर लेना है, सही है ना भैया। अच्छा अगर तो आपको कोई डिसेबिलिटी है यानी कि किसी भी किस्म के माजूरी है, कोई उंगली कटी हुई है, कोई भी एक्सवाईजी इशू है, कोई भी चीज़ है, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे।
एंटर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन केस सपोर्टेड बाय गार्जियन नॉट फादर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अपना गार्जियन नेम लिखोगे एज पर सीएनएसई। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना इस ऑप्शन में कहते हैं रिलेशन विद गार्जियन। अब यहाँ पे जो है ना सर फादर का नाम नहीं आ रहा, फादर नहीं आ रहा। अबे भाई गार्जियन कहते हैं वालिद साहब के अलावा किसी इंसान को। अगर आपके वालिद साहब हयात नहीं है या वालिद साहब आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके कोई अंकल हैं, कोई मामू हैं या आपकी वालिदा सपोर्ट करती हैं, वो घर का सारा खर्चा चलाती हैं, तो आप उसको करते हो। रिलेशन विद गार्जियन में कभी फादर नहीं आता भाई, उन्होंने यहाँ पे इसने लिखा हुआ भी है। अक्सर बच्चों का पिछले सालों में यही कंफ्यूजन होती है, सर ये रिलेशन विद गार्जियन में फादर नहीं आ रहे। भाई अगर आपके वालिद साहब सपोर्ट करते हैं तो उस सूरत के अंदर आपको यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है। यानी कि भाई गार्जियन नेम का मतलब ये होता है कि अगर आपके वालिद साहब हयात हैं माशाल्लाह से, आपके वालिद साहब आपको सपोर्ट करते हैं, घर का खर्चा वो उठाते हैं, तो भाई आपने फिर उसको फिल नहीं करना। अगर आपके वालिद साहब हयात नहीं है, कोई और इंसान आपके घर का खर्चा उठाता है, दादा है या नाना है या अंकल है, कोई मामू है, कोई चचा है, तो फिर आप उनका नाम एज पर सीएनआईसी लिखोगे और फिर उनका रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करोगे, क्या रिलेशन है, ब्रदर इन लॉ है, अंकल है, आंट है, सिस्टर है, फ्रेंड है, क्या है, आपकी वालिदा है। सही है। अच्छा, इंफॉर्मेशन ऑफ फादर या फिर गार्जियन। अब देन नेक्स्ट स्टेप में आपने अपने वालिद साहब का ऑक्यूपेशन, वालिद साहब क्या काम करती हैं या फिर जो गार्जियन है वो क्या काम करते हैं उसको लिखना है। ये आपने फिल करना है। जितने ऑप्शन पे स्टेरिक आ रहा है ना, जितने यहाँ पे चीजों पे स्टेरिक आ रहा है वो कंपलसरी फिल करना है। जैसे गार्जियन वाले पे स्टेरिक नहीं है तो ये ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपके वालिद साहब हयात हैं, वही आपका खर्चा उठाते हैं, तो फिर आपको उसको फिल करने की जरूरत नहीं है। तो ऑक्यूपेशन के अंदर आपके वालिद साहब का ऑक्यूपेशन क्या है, वो गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं, उनका अपना कोई बिजनेस है, रिटायर्ड है, अदर है, प्राइवेट सर्विस करते हैं, जो भी है उसको लिखोगे। आप एक नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स का मतलब ये होता है कि भाई घर में जो इनकम आती है उस पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, कितने लोग उसके ऊपर, और अगर आसान भाषा में बताऊं, कितने लोग उस तनख्वाह के ऊपर मौजूद हैं, जो खाना खाते हैं, जो घर का खर्चा उठाते हैं, जो उनकी सैलरी से फीस वगैरह जाती है, कितने लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मिला के आपके 3 बहन भाई हो आप, यानी कि अगर आपको मिलाकर आप 3 सिबलिंग्स हैं फॉर एग्जांपल लेट सपोज, तो भाई एक आपकी वालिदा है और 3 आपके और बहन भाई हैं आपको मिला के लेट सपोज। सही है ना भाई। तो टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो आप नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, हेयर मेंशन नंबर ऑफ पीपल बीइंग सपोर्टेड बाय योर फादर या गार्जियन। अच्छा, फिर उनकी मंथली इनकम क्या है, जो भी है उसको यहाँ पे आप लिखोगे। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 25,000 रुपए, 60,000 रुपए, 50,000 रुपए, 55,000 रुपए, जितनी भी महीने की इनकम है। फिर अपने वालिद का या फिर गार्जियन का सीएनआईसी नंबर लिखोगे विदाउट हाइफन, हाइफन यानी कि डैश नहीं डालना। फिर उनका एड्रेस लिखोगे, अगर वालिद साहब हैं तो ऑब्वियसली सेम एड्रेस होगा, अगर कोई गार्जियन वगैरह है तो जो भी उनका घर का एड्रेस है उसको आप लिखोगे। फिर यहाँ पे आप देन अपना सेल फोन नंबर उनका लिखोगे, उनका सेल फोन नंबर लिखोगे विदाउट हाइफन। सही है। फिर आपने क्या करना है, उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखना है, उनका जो भी ईमेल एड्रेस होगा उसको यहाँ पे आप तहरीर करोगे, उसको यहाँ पे आप लिखोगे। फिर आप अपने पेरेंट का गार्जियन का रिलीजन लिखोगे, जो भी उनका रिलीजन है उसको यहाँ पे आपने डिफाइन करना है, उसको यहाँ पे आपने लिखना है। तो इस तरीके से आप इस पूरे फॉर्म को फिलअप करोगे। ये जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने अपने गार्जियन का, अपने वाले साहब का जो भी घर का एड्रेस है, अपना घर का एड्रेस है, आपका रिलीजन क्या है, आपको कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है, आपके वाले साहब की इनकम क्या है, आपके वाले साहब का सीएनआईसी नंबर क्या है, उनका पर्टिकुलरली मोबाइल फोन नंबर क्या है, वो तमाम चीजें आपने यहाँ पे लिखनी है। अब जब आप इसको फिल कर दोगे फिर आप क्वालिफिकेशन के सेक्शन पे जाओगे। फिर आप क्या करोगे, क्वालिफिकेशन के सेक्शन पे जाओगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब आपने अपने मैट्रिक के और आपके अगर सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है तो आपने उसके डॉक्यूमेंट्स को निकाल के यहाँ पे रख देना है। सही है। अब आपने अपने सेकंड ईयर के या फिर पर्टिकुलरली मैट्रिक अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे निकाल के अब आपने यहाँ पे तहरीर कर देना है, रख देना है। अब आपने इसको फिलअप करने पे जाना है। कैसे फिलअप करेंगे भैया, सबसे पहले देखो वो आपसे पूछता है कि आपका ईयर ऑफ पासिंग मैट्रिक या ओ लेवल्स क्या है, आपने किस साल में मैट्रिक या अपना ओ लेवल्स पास किया था। अगर आप जाहिर सी बात है अभी अप्लाई करो 2024 में पास किया होगा, अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हो तो जाहिर सी बात है आपने अपना पर्टिकुलरली मैट्रिक जो पास किया होगा नॉर्मली आपने पास किया होगा 2024 के अंदर, नॉर्मल सी बात है। तो आप उसको सेलेक्ट करोगे, जब भी आपने अपना मैट्रिक या ओ लेवल्स पास किया उस पर डेट लिखी भी होगी। सही है। मैट्रिक या ओ लेवल्स के आपके स्कूल का इंस्टीट्यूट का नाम क्या था उसको यहाँ पे लिखोगे। फिर आपके मैट्रिक या ओ लेवल्स के अंदर आपने कितने नंबर हासिल किए थे ये लिखा हुआ होगा आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट। खुद से सोच के नहीं लिखना, उसको डॉक्यूमेंट को ओपन करो, लिखा हुआ होगा। क्योंकि एक एक नंबर पे बेटा 200 बच्चा बैठा हुआ होता है, पहले बता रहा हूँ। एक गलती आपको मेरिट पोजीशन यहाँ से यहाँ गिरा देगी। फिर आप बैठ के रोते रहोगे सर मेरा तो मैंने गलत फॉर्म फिल किया था, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। अगर दूसरे बच्चे को एक दफा फील्ड मिल जाए फिर आप कोई चेंज नहीं कर सकते, आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपके टोटल एसएससी के नंबर से मेरे ख्याल में 1050 होते हैं, उसमें आपने कितने हासिल किए थे उसको लिखोगे और टोटल कितने नंबर होते हैं उसको नीचे लिखा जाएगा। यानी कि लेट सपोज आपने मैट्रिक के अंदर 900 नंबर टोटल हासिल किए, कितनों में से हासिल किए थे उसको नीचे रखोगे। फिर आपने यहाँ पे अपना वो सेलेक्ट करना है कि आपने ऊपर चूंकि ऑलरेडी बता दिया था कि आपका इंटरमीडिएट बोर्ड कराची है तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। ए लेवल होगा तो लेवल लिखा हुआ होगा। आपके एचएससी का इक्विवेलेंट पर्टिकुलरली वो क्या है, आपके एचएससी के इदारे का नाम क्या, कहां से इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रहे हो। जैसे इफ आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट फ्रॉम डीजे साइंस कॉलेज तो मैं लिखूंगा डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, आदम जी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, मलीर कैंट, सेंट लॉरेंस, PECHS गवर्नमेंट साइंस डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, तो उसका प्रॉपर नाम लिखोगे आप, सिंपल गूगल पे जाओ, गूगल पे आके सर्च मारो, आपके पास नाम आ जाएगा एग्जैक्टली। अच्छा, आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ? अब जो बच्चे, आप जरा और से बात समझिएगा, जो बच्चे इस वक्त अभी सेकंड ईयर के पेपर देंगे तो वो यहां पे क्या लिखेंगे, वो यहां पे पर्टिकुलरली लिखेंगे 2026 में उनका कंप्लीट होगा। वो क्या लिखेंगे, 2026 के अंदर उनका कंप्लीट होगा, सही है। और अगर आपका भी कंप्लीट नहीं, क्या लिखा हुआ है यहां पे, लिखा हुआ है कि भाई आई हैव पास, विल पास HSC पार्ट 2 इक्विवेलेंट। तो अगर आपका इंटरमीडिएट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो आप 2025 या अर्लियर पर टिक करोगे, और अगर आपका भी इंटरमीडिएट आप सेकंड ईयर में मौजूद 2026 में आप टिक करोगे। तो भाई अगर आप इंप्रूवमेंट वगैरह दे रहे हो उस सूरत के अंदर 2026 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज दिस इंप्रूवमेंट या सेकंड अटेम्प्ट, तो आप उसको फिल कर रहे होगे। जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल वो तमाम बच्चे जो गैप ईयर पे मौजूद हैं, वो तमाम बच्चे जो गैप ईयर पे मौजूद हैं, या फिर इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, या फिर पर्टिकुलरली वो कर रहे हैं, अल्लाह भला करे क्या कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, तो वो भी फिर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है ना। अगर आप गैप ईयर के ऊपर हो, यानी कि आपका लास्ट ईयर सेकंड ईयर एंड कंप्लीट हो गया था, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं इंप्रूवमेंट दे रहा हूं, यानी कि मेरा सेकंड ईयर हो गया था, मैं कुछ पेपर को कंप्लीट कर रहा हूं, तो सर मैं तो फिर गैप ईयर पे नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुए भाई, आपके साथ के जो बच्चे थे वो आपसे एक साल आगे चले गए ना, आप अभी तक इंटर के अंदर ही हो, आप इंटर को दोबारा रिपीट कर रहे हो, तो फिर आपका, चूंकि देखो आपका यहाँ पे जुमले में साफ तौर पे लिखा हुआ है आई हैव पास्ड HSC पार्ट 2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, किस साल में आपने पास किया, यानी कि ओवरऑल आपके साथ के जब बच्चों ने पास किया, आपने पास किया 2025 में या उससे पहले किया था, तो उस पर आप टिक करोगे। अगर आप 2026 में भी सेकंड ईयर दे रहे हो तो फिर आप 2026 पे टिक करोगे। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं भी इंप्रूवमेंट दे रहा हूं तो मैं 2026 में इंप्रूवमेंट दे रहा हूं तो 26 टिक करूंगा, नहीं भाई, आपके साथ के जितने बच्चे थे आपने सेकंड ईयर अपना एक दफा पिछले साल कंप्लीट कर लिया था ना, अब आपको इंप्रूवमेंट दे रहे हो तो 2025 के अंदर आपका सेकंड ईयर एक दफा हो चुका था, अब आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो अलग चीज है, वो आगे आप फिल कर रहे होगे। जैसे कि लेट सपोज अगर आपका इंटरमीडिएट पिछले साल हो गया था, अब आपको इंप्रूवमेंट दे रहे हो तो फिर यहां पे आप कर दोगे कि ईयर ऑफ HSC पार्ट 2 एग्जाम आपने कब दिया, 2025 में दिया, और फिर इंप्रूवमेंट अब भी आप दे रहे हो सेकंड इंप्रूवमेंट, आप तो फिर यस पर टिक कर दो, सही है। अदरवाइज वो तमाम बच्चे जो भी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, ए लेवल्स के A2 में मौजूद हैं, तो 26 सेलेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, फिर आगे वो पूछ रहा है कि भाई आपके पास इज दिस इंप्रूवमेंट और सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, एक चीज और, अगर आपने सेकंड ईयर अपना इंटरमीडिएट आपने 2022 से या उससे पहले किया हुआ है तो फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। एनईडी के अंदर सिर्फ 3 साल की पॉलिसी होती है फॉर्म फिल करने की, यानी कि भाई जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट 2022 में किया होगा या उससे पहले किया होगा, आप एनईडी में एडमिशन नहीं ले सकते। एनईडी की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है इसके ऊपर कि अगर आपका इंटरमीडिएट 2022 में कंप्लीटेड है या उससे पहले कंप्लीट हुआ था, आपको एनईडी एडमिशन नहीं देगा, क्योंकि एनईडी एज रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करता है। तो अगर आपका इंटरमीडिएट 2022 या उससे पहले का हुआ था तो आप एनईडी में एडमिशन नहीं ले सकते। खैर, जो बच्चे भी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, भी सेकंड ईयर के पेपर देंगे, फर्स्ट ईयर रिजल्ट आ चुका है तो 2026 पे टिक करेंगे। फिर आप यहां पे लिखोगे इज दिस इंप्रूवमेंट या सेकंड अटेम्प्ट, तो आप नो पे क्लिक कर दो, सही है ना भैया। अब HSC पार्ट 1 के बाद सिर्फ मार्क्स पूछ रहा है कि HSC पार्ट 1 में कितने नंबर आए थे। HSC पार्ट 1 नॉर्मली 550 नंबर का होता है भाई, तो उसमें से आपने कितने नंबर हासिल करे, 493 करे, 495 करे, 430 करे, 390 करे, जितने भी करे, और टोटल HSC पार्ट 1 में कितने नंबर थे, यानी कि टोटल कितने नंबर होते हैं HSC पार्ट 1 में, वो यहां पे लिखोगे। फिर HSC पार्ट 1 का जो आपका रोल नंबर था उसको लिखोगे। फिर HSC पार्ट 2 का रोल नंबर, ये ऑप्शनल है क्योंकि अभी आपके पास मौजूद नहीं है तो ऑप्शनल है। अच्छा, HSC पार्ट 1 का मार्कशीट नंबर, आपके पास आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अभी आ चुकी होगी, उसके ऊपर एक मार्कशीट नंबर लिखा होगा, उसको लिखोगे। अच्छा, अगर आप हाफिज कुरान है, एनईडी के अंदर एक फायदा ये मिलता है कि जो हाफिज होते हैं और हाफिजा होती हैं, यानी कि जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ होता है, उनको एडिशनल 20 नंबर मिलते हैं, मगर उसका टेस्ट होता है। तो अगर आप इसके ऊपर यस पे टिक कर रहे हो ना भाई, तो इसका टेस्ट कंडक्ट होगा और उसमें आपको वफाकुल मदारिस की ओरिजिनल सनद शो करनी होती है। जब एनईडी का राउंड 1 हो जाएगा, राउंड 2 हो जाएगा, उसके बाद वो टेस्ट होता है। तो अभी नहीं टेस्ट होगा, अभी आप अगर तो आप हाफिज कुरान यस पे क्लिक कर दोगे, सर्टिफिकेट किसने इशू किया था उसको लिखोगे आप, सही है ना भाई। अच्छा, हैव यू अपीयर्ड इन द एडिशनल पेपर ऑफ HSC। अब देखो वो बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से थे और एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहे हैं ना, एडिशनल पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको फिर यस पर टिक करोगे, सही है ना भाई। तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया क्वालिफिकेशन के ऊपर। प्रीवियस HSC ग्रुप क्या था, प्री मेडिकल था। प्रीवियस HSC मार्केट नंबर, जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि जो अभी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपना एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहे हैं तो फिर वो आप इसके ऊपर जाके क्लिक करोगे, सही है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई फनकारी नहीं है तो नो पे टिक कर दोगे। ये बेसिक चीज है, एक एक बात यहाँ पे लिखी हुई, एक जुमला यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है ना बेटा बच्चा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको फिलअप करोगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़। अच्छा भाई, अब देखो फाइनली यहाँ पे आ गया फोटोग्राफ, अपलोड मार्कशीट, IBCC सर्टिफिकेट। अच्छा, IBC सर्टिफिकेट क्या होता है?
जो बच्चे हमारे ए लेवल्स बैकग्राउंड के होते हैं ना, तो भाई आपको आपकी इक्विवेलेंसी चाहिए होती है। उसके लिए एक इदारा है पाकिस्तान में, इसका नाम है आईबीसीसी। कल को जब पाकिस्तान से बाहर अप्लाई करोगे ना, अमेरिका शमरीका या मुत्तहदा अमेरिका के अंदर, या कल को जर्मनी में अप्लाई करते हो, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं, तो जो इंटर के बच्चे होते हैं उनको भी खैर आईबीसीसी इक्विवेलेंसी चाहिए होती है, मगर अभी नहीं चाहिए वो आपको। जो भी ए लेवल्स के बच्चे हैं ना, उनको आईबीसी सर्टिफिकेट हर जगह पे चाहिए होगा यूनिवर्सिटीज के लिए। तो आप अपने मैट्रिक की इक्विवेलेंसी बनने के लिए दे दीजिए। फिलहाल तो आप उसकी इक्विवेलेंसी कैलकुलेटर के जरिए इक्विवेलेंसी डाल सकते हैं। जो ए लेवल्स के बच्चे हैं ना, ऊपर वाला जो स्टेप था, वहां पे आप अपनी इक्विवेलेंसी डाल सकते हैं डायरेक्टली। इक्विवेलेंसी डालने के लिए आप सिंपल गूगल पे जाके लिखो आईबीसीसी इक्विवेलेंसी कैलकुलेटर, तो आप वहां से डायरेक्टली अपनी इक्विवेलेंसी निकाल सकते हो। तो वो इक्विवेलेंसी आप हमेशा अपने एकेडमिक फॉर्म में डाल रहे होगे, सही है। और यहाँ पे आपको आईबीसीसी का सर्टिफिकेट भी डालना होता है, तो आप उसकी अपॉइंटमेंट लोगे आईबीसीसी आईबीसीसी की वेबसाइट से जाके उसकी अपॉइंटमेंट मिलती है। इधर ये आगा खान ये लियाकत के नेशनल के सामने बना हुआ था, तो वहां से पर्टिकुलरली आपका आईबीसीसी का वॉक इन अपॉइंटमेंट होती है, उसके ऊपर आपको एक दिन में मिल जाएगा। अर्जेंट के ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे फिर आपको ए लेवल्स की कल को आपकी रिजल्ट आएगा, तो फिर आप ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी भी बनने दे दोगे, वो काम की चीज होती है। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे फोटोग्राफ डाल दिया। फोटोग्राफ जो है ना, आपने सेल्फी नहीं डालनी, इस तरह की फनकारी करते हुए सेल्फी है शाहरुख खान बनते हुए, या कैजुअल फोटो पीछे कोई चीज आ रही है वो नहीं डालनी, या आपको ग्रुप फोटो थी आपने उसको क्रॉप करके अपनी पिक्चर डालने की कोशिश कर रहे हो, या इस तरीके से आप माशाल्लाह से बॉडी गार्ड बन के कहीं पे बैठे हुए हो, या किसी दावत के अंदर बैठे हुए हो, या आपकी बहुत ज्यादा ब्लर पिक्चर आपकी ना हो, कोई टोपी शोपी ना पहनी हो, कोई शाहरुख खान के साथ चश्मा ना पहना हो आपने, या कोई आपके ऊपर कोई स्नैप ना लगा हुआ हो। बेहतर है कि अल्लाह का वास्ता है एक अपनी पासपोर्ट साइड एक अच्छी पिक्चर बनने दे दो, अगले 4 साल काम आएगी। तो आपके इलाके में कोई डॉक्यूमेंटेशन शॉप हो ना, वहां पे जाओ, उसको बोलो लाइट ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर चाहिए, वो करके दे देगा। इस तरीके की अच्छी पिक्चर हो। नॉर्मली कोशिश करो, इसने तो खैर पिंक कलर का उसमें करी हुई है, पिंक कलर का कुर्ता नहीं पहनो। बेहतर है कि भाई कोई अच्छी आप ड्रेस के अंदर चले जाओ, कोई फॉर्मल शर्ट के ऊपर, और वहां जाके दे दो। इससे फायदा होगा, कल कहीं स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई करोगे, बड़ी काम आती है वो, सही है ना भाई। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे अपने अपने फाइल को चूज कर लेना है। अब उसका मैक्सिमम साइज 300 KB होना चाहिए। अगर 300 KB से बड़ी होगी तो ऑब्वियसली सेलेक्ट नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे जरा चेक कर लेता हूँ, अपलोड करके पता नहीं करें ना करें। तो भाई अगर लेट सपोज आपकी फाइल 300 KB से बड़ी है, तो वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगी। तो फिर तरीकेकार ये होता है, उसका फिर तरीकेकार ये होता है कि आप सिंपल तरीके से वहां पे जाएंगे। अच्छा बेटा, तो अब देखो यहाँ पे आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, आपने पर्टिकुलरली अपनी जो पिक्चर थी आपने उसको अपलोड कर देना है। अपलोड कर दिया तो यहाँ पे देखो अपलोडेड पिक्चर आ जाएगी। अगेन अगर पिक्चर आपकी अपलोड ना हो रही हो तो आपने क्या करना है, उसके साइज को रिड्यूस करना है। उसके साइज को रिड्यूस करना कंपलसरी है, ध्यान में रखिएगा, सही है। अब यहाँ पे देखो ये आपसे HSC पार्ट 1 की मार्कशीट मांग रहे हैं, तो अगेन आपने स्कैन करवाई हुई होगी, अच्छी क्वालिटी के ऊपर होगी, तो उसकी आप साइज को रिड्यूस कर दोगे। कैसे करोगे, आप गूगल पे जाके लिखो इमेज साइज रिड्यूसर, आपके पास आ जाएगा। उसके साइज को फिर आप रिड्यूस कर दोगे। ऐसे मैं यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके डाल देता हूँ फिलहाल तो मैंने उठा के लेट सपोज ये डाल दिया। अब चेक करते हैं ये हुआ कि नहीं हुआ अपलोड, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी देखो अपलोड हो गया, सही है ना भैया। अब सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओगे। फाइनली आपके पास फीस वाउचर आ जाएगा, इसको जनरेट कर लो भाई। इस दफा जो एनडी यूनिवर्सिटी की टेस्ट की फीस है वो 5300 रुपए आ रही है। पहले टेस्ट की सिर्फ फीस है भाई, पहले टेस्ट की फीस है। अगर याद रखिएगा आपको दोनों टेस्ट देने, दूसरे टेस्ट की फीस नॉर्मली कम होती है, मगर अगर आप एनईडी में एडमिशन चाहते हैं तो आपको दोनों टेस्ट लाजमी तौर पे देने, अदरवाइज आपका कोई चांस नहीं है एनईडी में एडमिशन का। अच्छा, आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, अगर आप सेल्फ फाइनेंस के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं तो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर आपके पास 3% का टैक्स विल भी एप्लीकेबल होगा अगर आप टैक्स फाइलर नहीं है। अच्छा, आपको ट्रांजैक्शन आईडी अपनी बैंक को बतानी है, वो सारी बेकार चीजें। अच्छा, वो तो प्रोसीड करने के ऊपर चले जाओगे। खैर, तो मैं यहाँ पे आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में जाके फीस पे कर सकते हैं, या फिर आप हबीब मेट्रो बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके फीस को पे कर सकते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका फीस चालान आ जाएगा। उस फीस चालान को प्रिंट करोगे, प्रिंट करने के बाद नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके आप फिजिकली फीस सबमिट करवानी है। अक्सर बच्चे क्या होता है आखिरी दिन तक का वेट करते हैं। देखो, आखिरी दिन अगर आप फॉर्म सबमिट करने के लिए बैठ रहे हो तो आपसे बड़ा नालायक कोई नहीं होगा, माजरत के साथ। आप छोड़ दो फिर तैयारी की शायरी करना मेरा बेटा, फिर आप कोशिश करो किसी और काम को अंजाम देने की, क्योंकि आखिरी दिन के ऊपर बैंक्स भी बंद हो जाते हैं बहुत दफा। आखिरी दिन के ऊपर एनईडी का पोर्टल भी नहीं चल रहा होता। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आखिरी दिन तक बैठा हुआ है तो अब लिख के रख लेना उसका एडमिशन नहीं होगा, पहले से बता रहा हूँ। आखिरी दिन तक अगर आप बैठे हुए हो तो बेटा इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं हो जिंदगी के अंदर। हद से हद आप लेट सपोज मई के स्टार्ट में फॉर्म फिल कर दो, मई के मिड तक कर दो, बट आखिरी दिन तक अगर आप बैठे हुए हो, उसमें कोई मसला हो जाता है, कोई बारिशें हो गई, लेट सपोज कोई और तोयानी आ गई, कोई और माशाल्लाह लग गया, कोई और XYZ मसले मसाइल हो गए, लास्ट डे के ऊपर बैंक बंद हो गया, फिर आप बैठ के परेशान होते हो सर आखिरी दिन के ऊपर तो बैंक बंद है, ये मसला है, तो भाई ये काम नहीं करना। 29 मई तक का आपके पास टाइम है, और आखिरी दिन है क्या जरा उसको भी देख लो। अक्सर बेशतर संडे आ रहा होता है, सैटरडे आ रहा होता है, 29 मई को या फ्राइडे आ रहा है।
फ्राइडे को ऑलरेडी बैंकों के अंदर छोटा दिन होता है, तो भाई आखिरी दिन तक वेट नहीं करना, अल्लाह का वास्ता प्रोसीड करके हद से हद मार्च के एंड के अंदर फिल कर दो, अप्रैल के एंड में कर दो, मई के अंदर कर दो, कभी भी कर दो, पर आखिरी दिन के ऊपर एटलीस्ट ना फॉर्म फिल करो, खुदा का खौफ करो यार। प्रोसीड के ऊपर जाके आपका चालान आएगा, इसको प्रिंट करोगे, प्रिंट करवा के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में जा सकते हो, नहीं तो हबीब मेट्रो बैंक की किसी ब्रांच में जा सकते हो। ऑनलाइन पे करने का एनईडी ऑप्शन नहीं, अच्छा ऑनलाइन पे करने का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है क्विक पे के जरिए, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो क्विक पे के जरिए। इजी पैसा एप्लीकेशन ओपन करोगे, वहां पे आपके पास, मैं आपको तरीकेकार दिखा देता हूं, आप अगर ऑनलाइन भी पे करना चाहते हो तो ऑनलाइन पे करने का एक तरीकेकार होता है कि आपने सिंपल तरीके से, ये आपके पास आपका लेट सपोज ये इजी पैसा एप्लीकेशन आ रही है, तो आप अगर ऑनलाइन भी पे करना चाहते हो, ऑनलाइन पे करने का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट ईयर से, तो उसके अंदर ये इजी पैसा एप्लीकेशन मेरी ओपन होगी, तो मैं आपको उसका तरीकेकार भी बता देता हूं कि वहां पे मेंबर आईडी नंबर लिखा होगा, मगर बेहतर है, मैं तो कहूंगा फिजिकल जाके पे कर दूं, ऑनलाइन ना करूं, मसले मसालों में ना फंसो, बेहतर है। तो नहीं तो आप वैसे ऑनलाइन भी पे कर सकते हो क्विक पे के जरिए। क्विक पे के जरिए पे कैसे करते हैं मैं वो भी आपको तरीकेकार समझा दूं। तो भाई ऑनलाइन पे करने का तरीकेकार क्या है कि आप इजी पैसा एप्लीकेशन जब ओपन करोगे ना, इस तरह इजी पैसा एप्लीकेशन ओपन करोगे, सी ऑल, यहां पे देखो आप नीचे जाओगे, इसको आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करके आप देखोगे मोर विद इजी पैसा के ऊपर ये सी ऑल का ऑप्शन होगा, सी ऑल पे क्लिक करोगे, इसको पूरा स्क्रॉल करके सबसे नीचे स्क्रॉल करके लेकर आ जाओगे, सही है ना। यहां पे आपके पास एक ऑप्शन होगा क्विक पे का, नहीं तो यहां पे लिखा हुआ भी होगा, मैं आपको शो करवा देता हूं, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, किसके अंदर होगा, ये होगा अच्छा व्यू ऑल पे जाओगे, बिल पेमेंट के ऊपर जाओगे, व्यू ऑल पे जाने के बाद आप जाओगे इधर बिल पेमेंट के ऊपर, अदर्स के ऑप्शन पे जाओगे, अदर्स के ऑप्शन के ऊपर जाओगे ना, तो यहां पे आपको दिखेगा वन बिल क्रेडिट कार्ड, वन बिल इनवॉइस नंबर, या फिर क्विक पे आ गया, क्विक पे आ गया, क्विक पे आ गया तो एंटर क्विक पे आईडी, जो आपका फीस वाउचर होगा उस पे क्विक पे की आईडी मेंशन होगी। मगर ऑनलाइन पे करने का मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, उसके पीछे रीजन ये है कि माशाल्लाह से पाकिस्तान में ऑनलाइन के ऊपर जो पेमेंट होती है ना, इस तरह के जो मर्चेंट्स होते हैं वो एक से दूसरे के ट्रांसफर के ऊपर बड़े मसले मसाइल कर रहे होते हैं, फिर अगर आपकी अमाउंट स्टक होती है तो रिफंड होने में टाइम लगता है उसके ऊपर। दैट्स द रीजन कि आई वुड रिकमेंड कि आप जो है ना हबीब मेट्रो बैंक या फिर एनबीबी की नॉर्मल ब्रांच में जाके पे कर दो, अदरवाइज आपके वाउचर के ऊपर क्विक पे आईडी आपकी लिखी हुई होगी, उस आईडी नंबर को यहाँ पे डालोगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, आप पे डिपेंड कर रहा है। सही है भैया, तो मैं इसको जरा छुपा देता हूँ प्रोसीड के। तो भाई देखो यहाँ पे इस तरीके से वाउचर नंबर मेरे पास आ गया। अगर तो आप बैंक में जाके पे कर रहे हो तो आप गेट ट्रांजैक्शन स्लिप इन बैंक की पिक्चर निकालोगे, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन स्लिप फॉर दी ऑनलाइन पेमेंट आप निकाल रहे हो। यहाँ पे गाइडलाइन भी इन्होंने खैर माशाल्लाह से दी हुई है। खैर जब आप इसको, तो भाई ओवरऑल ये आपके पास आपका जो है ना फॉर्म को फिल करने का तरीकेकार है। जब आपके सारे स्टेप्स ये हो जाएंगे, आप फीस को पे कर दोगे, उसके बाद एडमिट कार्ड का ये ऑप्शन जो होगा ये आपके पास आएगा। अच्छा ये चीज ध्यान में रखिएगा भाई, आपके पास जो है ना स्टेप नंबर 7 जो एडमिट कार्ड है, आपकी जो पिक्चर होगी, आपने जो प्रोफाइल पिक्चर अपनी डाली, अगर आपने फनकारी करके मोबाइल के कैमरे से पिक्चर खींची हुई है, आपको लग रहा है कि आप जो है ना सर हाशिम तो ऐसी बेकार बात कर रहे हैं, हम तो मोबाइल के कैमरे से भी खींच लेंगे, हमारे पास इतना अच्छा ये मोबाइल पड़ा हुआ है माशाल्लाह से 3610 नोकिया का, हम उससे मोबाइल से पिक्चर खींचेंगे और डाल देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो भाई आपकी जो है ना 3 दफा अगर आपकी पिक्चर रिजेक्ट हो जाए, फिर आपको एनईडी विजिट करना पड़ेगा, ख्वारी करनी पड़ेगी, ध्यान में रखिएगा। प्रोफाइल पिक्चर किसी जो है ना फोटोग्राफर से खिंचवा लीजिएगा, आपके इलाके के अंदर कोई ना कोई फोटोग्राफर की शॉप होगी, जिंदगी भर काम आएगी आपके। नहीं तो फनकारी करना चाहते हो तो यहाँ पे देखोगे बेटा फोटोग्राफ मेरी रिसीव्ड हो गई है, अब ये करेक्ट है ये इनकरेक्ट है, ये मैनुअली सिस्टम 3 से 4 दिन में अपडेट कर देगा। जाहिर सी बात है, मैंने तो फनकारी करके डाली है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा करेक्ट है इनकरेक्ट है, रिमार्क्स फॉर द इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वो भी आ जाएगा। जब आपकी फीस वगैरह सबमिट हो जाएगी, एनईडी के टेस्ट की डेट आपके पास मई के एंड जून के स्टार्ट के अंदर आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड का ये ऑप्शन जो होगा ना, जब इस पर क्लिक करोगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा 4 जून से पहले। उसके ऊपर लिखा होगा आपका टेस्ट सेंटर कहां पे है, किस डेट के ऊपर टेस्ट हो रहा है आपका, किस टाइमिंग के ऊपर टेस्ट है, फिर वो आ जाएगा आपके पास। याद रखिएगा मेरी फोटोग्राफ देखो अभी रिसीव हो गई है, अब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है इसके ऊपर भी लिखा हुआ आएगा, यानी 3 से 4 दिन के बाद जब मैं फीस सबमिट करवा दूंगा तब आएगा ये। सही है, खैर वो तो अलग बात है कि एनईडी वाले बाद में फिर मुझे कॉल करके बताएंगे कि भाई ये तुमने जो है ना दूसरी पिक्चर अपनी डाली हुई है, तो सही है ना भाई। बताने का मकसद ये है कि भाई फिर आपके इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। और आपकी जब फीस सबमिट हो जाएगी उसके बाद, फीस सबमिट जब हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब एनईडी के टेस्ट की डेट करीब आएगी 4 से लेकर 7 जून से पहले जून के स्टार्ट के अंदर, तो डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन जो होगा उस पर जब क्लिक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा सारे के सारे।
देखो एक चीज मैं यहाँ पे तमाम बच्चों को डिफाइन कर देता हूँ। देखो फॉर्म तो आप तमाम स्टूडेंट्स फिल कर लोगे, फॉर्म फिल करना यहाँ पे मसला नहीं है। फॉर्म तो आप में से कोई बच्चे ऐसे होंगे चालाक जो अभी बैठ के फिल कर लेंगे, कल बैठ के फिल कर लोगे, परसों बैठ के फिल कर लोगे। तो फॉर्म फिल करने का मसला नहीं है। फॉर्म फिल करने की डेडलाइन आपके पास 30 मार्च से लेकर 29 मई तक की आ रही है। भाई ये फॉर्म को फिल करना असल चीज नहीं है, पेपर में क्या लिख कर आओगे वो असल चीज है। अगर पेपर के लिए तैयारी अच्छी नहीं करी तो उस फॉर्म का फायदा नहीं है, अपने वालिदैन का पैसे सिर्फ जाया कर रहे हो। तो भाई ये जो टाइम है इस टाइम को खुदारा समझो। एनईडी का जो राउंड नंबर 1 का टेस्ट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 4 से लेके 7 जून के ऊपर। मगर आपको जो टाइम लग रहा है ना सर ये इतना, अभी तो 2 महीने का टाइम पड़ा हुआ है। भाई अभी आपके सेकंड ईयर के पेपर्स भी होने हैं, तो भाई हम आपको सेकंड ईयर के पेपर्स का गैप देंगे अपने बैचेस के अंदर। इसके अलावा जब सेकंड ईयर के पेपर्स आपके एंड होंगे, भाई 15 से 20 दिन तो भी आपके सेकंड ईयर के पेपर्स चलेंगे। उसके बाद मसला क्या है कि आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, और प्रैक्टिकल्स के अंदर फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स भी आपको करने हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स भी आपको करने हैं। उसमें आप फेल तो नहीं हो सकते। और वो एक अजीब अजीब किस्म के केमिकल्स के वो होते थे प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री के, तो मुझे याद है उसमें आपको वो बनाना होता था, रिएक्शन करके कोई ना कोई आपको वो बनाना होता था, कौन सा ये आपके पास सॉल्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, अजीब अजीब किस्म के होते थे। जैसे आई वाज इन डीजे तो हमें तो जाना पड़ता था, इसलिए मुझे याद है। फिजिक्स के अंदर भी वो होते हैं भाई, पेंडुलम के करने हैं, वो टाइम मेजरमेंट करने हैं, सो ऑन। तो भाई सेकंड ईयर की आपकी फिर क्या है, प्रैक्टिकल्स भी है सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद। तो इसमें आपका अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ वैसे ही जाया होने वाला है। इसमें आपका अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ वैसे ही जाया हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पेपर्स 29 अप्रैल से 28 अप्रैल से 25 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं तो ऑब्वियसली मई के मिड तक तो आपके खाली प्रैक्टिकल्स और ये आपके एनुअल एग्जाम्स चल रहे होंगे। सही है ना। माशाल्लाह से पेट्रोल की वजह से अभी सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो उसके बाद फिर आपके पास आपके इंटर के पेपर्स होंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स होंगे। तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ये जो टाइम पीरियड है बड़ा कीमती है। फिर जाहिर सी बात है आगे आपके बकरा ईद आ रही है। भाई ईद के ऊपर जाहिर सी बात है आपने जानवर भी लेने जाना होगा, मंडी भी जाना होगा, है भाई मंडी जाके आपको बड़ा बनना होगा, फिर आपने जानवर की कुर्बानी भी खुद से करनी होगी, फिर आपके घर पे कुर्बानी का भी इंतजाम है, फिर ईद के बाद एनईडी के पेपर्स के ऊपर। तो खुदारा इस बात को समझो, ये जो टाइम पीरियड है बड़ा कीमती है। मैं आपको एक चीज बार बार बताता हूं, दोबारा बता रहा हूं, कोई ईद आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई बच्चा आके फतवा मत दे देना बेटा। जिंदगी के अंदर देखो ईदें बहुत आपको मिलेंगी, सही है ना, आपको ईदें बहुत मिलेंगी, ये रिश्तेदारों की शादियां बहुत मिलेंगी, ये सब बेकार लोग हैं, किसी काम के नहीं है। कोई रिश्तेदार हो गया, कोई आपके पर्टिकुलरली फ्रेंड्स हो गए, किसी काम नहीं आने वाले। आप जब तक मेहनत खुद से नहीं करोगे, मेहनत करोगे तो जिंदगी में किसी मुकाम पे पहुंचोगे। आई एम नॉट जस्ट अ टीचर यार, मैं अपने आप को कभी टीचर नहीं कहता। मैं अब हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि देखो मैं आप जैसे लोगों से बिलोंग करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस कौम के बच्चों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैठ के कोई फनकार किस्म की सीरीज बैठ के देखने में लगे हुए हो, या एक गलत टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, या सिर्फ ईदों में लगे हुए हो, रिश्तेदारों की शादियों में डांस स्टेप की प्रैक्टिस करने में लगे हुए, आप कुछ काम नहीं कर रहे। आपको इस टाइम को यूटिलाइज करना है। आपके जो सेकंड ईयर के पेपर्स हैं, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, सेकंड ईयर में जस्ट पास होना है। सेकंड ईयर की परसेंटेज कहीं काउंट नहीं होगी, सिर्फ फर्स्ट ईयर की परसेंटेज की बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। सेकंड ईयर में जस्ट पास करना है। अब आप बोलोगे सर पास करना भी तो मुश्किल होता है। बेटा मैं कोई टीचर ऐसे नहीं बना। आई वॉज अ टॉपर एट माई टाइम इन इंटरमीडिएट। सर बिलाल ही वॉज अ पोजीशन होल्डर इन इंटरमीडिएट। मेरे इदारे में जितने अल्हम्दुलिल्लाह असतज़ा बैठे हुए वो सारे के सारे बेहतरीन अपने प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर रह के हमें ज्वाइन किया उन्होंने। सही है। तो भाई मैं डीजे साइंस कॉलेज का खुद स्टूडेंट था अपने ज़माने तालिब इल्मी के अंदर। आई वॉज रियली अ गुड स्टूडेंट। तो मैंने अपने A1 ग्रेड्स मैंने खुद स्कोर किया, तो इसलिए मुझे पता है कि भाई इंटरमीडिएट की स्टडीज़ क्या होती है। मुझे पता है कि नसर निगार के अंदर 15 हेडिंग डालनी है कि 20 हेडिंग डालनी है, मुझे भी पता है, आपको भी पता होना चाहिए। या A लेवल को जो बच्चा बैठा है वो कहाँ पे करता है। मैंने एक बड़ा अरसा इंटर की कोचिंग भी पढ़ाता रहा, पर खैर वो फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि अब उसका टाइम ही बिल्कुल नहीं मिल पाता था। बताने का मसला ये है कि देखो मेरे प्यारे बच्चों में टाइम बड़ा कीमती है। आपने अगर फर्स्ट ईयर में 70+ परसेंटेज भी ली हुई है, 60+ परसेंटेज भी ली हुई है, इट्स मोर देन इनफ। टेस्ट का 60% काउंट होगा। एनईडी के टेस्ट का वेटेज कितना है? 60%। एनईडी के टेस्ट का वेटेज है 60%। सही है, 60% एनईडी के टेस्ट का वेटेज है। तो आप अगर एप्टीट्यूड की तैयारी अभी स्टार्ट करते हो हमारे साथ साथ 1 अप्रैल से, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका हम एक दफा कंप्लीट कोर्स एनईडी के राउंड 1 से पहले कवर करवाएंगे। इसमें हम आपको आपके इंटर के पेपर से गैप भी देंगे, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वो तमाम स्टूडेंट्स, भाई आप जब अभी एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी सेकंड ईयर एक कोई रिवीजन हम उसको वैसे ही दे रहे होंगे, क्योंकि भाई देखो एप्टीट्यूड में सेकंड ईयर भी साइड भी है, फर्स्ट ईयर साइड भी है। तो जब आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी अगर आप कोई रिवीजन पे भी स्टार्ट करते हो, तो भाई आप जब एप्टीट्यूड लेवल का कंटेंट पढ़ोगे आपकी सेकंड ईयर वैसे ही कवर अप हो रही है, आपकी सेकंड ईयर के एमसीक्यू वैसे ही कवर अप हो रहे हैं। 99% बच्चे जो सेकंड ईयर में अपने मार्क्स गवाता है, आप इतनी आसानी से मार्क्स पता है कहां गवा के आते हो? मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। नॉर्मली जो एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है ना इंटर के अंदर, वो भी ऑन एवरेज हर पेपर के अंदर 4 या 5 एमसीक्यूज में मार्क्स गवा देता है। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसे। आओ समझाता हूं। लेट्स सपोज मैथ्स का पेपर है, 20 एमसीक्यूज आपके पास आ रहे हैं। एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी ऑन एवरेज 17 या 16 या 18 नंबर
लेकर आता है। ऐसा ही है, आप में से जितने बच्चों का 80 प्लस की एग्रीगेट है, 80 प्लस का परसेंटेज है, खुद सोचो। और फिजिक्स के अंदर मुश्किल पेपर आया तो भाई आपने लेट सपोज 14 नंबर एमसीक्यूज में स्कोर करे, इंग्लिश या उर्दू में और बच्चा गवाता है नंबर, 15 नंबर एमसीक्यूज में स्कोर करे है भाई, बाकी 5 नंबर आपके ऑन एवरेज 5 या 4 नंबर हर पेपर में आप एमसीक्यूज में कट करवाते हो। कभी आपने सोचा है जो आपने फ्री के 4-4 नंबर हर पेपर में दिए, इसका नुकसान क्या है? इंटरमीडिएट के अंदर जो 1% आपकी बनती है वो बनती है आपकी 5 नंबरों के ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 5 नंबरों के ऊपर। अगर आप हर पेपर में एमसीक्यूज में 4 नंबर भी गवा रहे हो तो 4 6 इज 24, सही है। और 1% बनती है अप्रोक्सीमेटली 5.5 के ऊपर, 5 के ऊपर, तो तकरीबन आपने सिर्फ एमसीक्यूज की वजह से 5% कम कर दी। यानी कि जिस बच्चे की अभी इंटर में 80% है ना, उसकी 85 हो सकती थी। जिस बच्चे की अभी 77 है उसकी 82 83 हो सकती थी। जिस बच्चे की 60 है, 60 वाला तो जाहिर सी बात है एमसीक्यू में ज्यादा गंवा के आ रहा होगा। ये नॉर्मली मैं एक अच्छे बच्चे की बात बता रहा हूँ। देखो मैं अपने जमाने में ऐसे सोचता था, और उसके बाद से मैं जितने मेरे बच्चों को पढ़ाया, मैं हमेशा इस तरीके से बच्चों को गाइड करता था कि आप सोचो, मैंने पाकिस्तान के हर इदारे में पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह अपने जमाने में। जितने बड़े बड़े इदारे हैं ना जो मुझसे आजकल नाराज भी रहते हैं, मैंने उनके पास भी पढ़ाया होगा। वो मुझसे नाराज इसलिए रहते हैं कि अब जाहिर सी बात है उनका कारोबार सारे बंद कर दिए हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। 70,000 रुपए वो लेते हैं, हम जो चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली सेम उससे अच्छे लेवल की चीज़ हम आपको बहुत सस्ती कीमत में दे रहे होते हैं। मगर सारे दोस्त हैं मेरे, सबके साथ पढ़ाया, सारे किसी भी टीचर से आके पूछेगा सारे जानते होंगे क्यों। उसके पीछे रीजन है कि भाई देखो, एक बच्चा जो इंटर में 80% लेकर आया हुआ है, अगर वो एमसीक्यूज में ये नंबर नहीं गवाता उसके 85 होते। तो ये बेसिक पॉइंट्स है। तो अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्टिंग से कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी नॉर्मली वो मार्क्स वहीं से आपके कवर हो सकते थे। अच्छा, मैं एक और चीज भी आपको बता देता हूँ, सदका जारी है, कि अगर आप इंटर के अंदर एमसीक्यूज के नंबर अपने इंप्रूव करना चाहते हैं, एमसीक्यूज के इंटर के बच्चों के लिए खास चीज है, तो खुदारा कॉलेजेस के पेपर लाजमी तौर पे करिएगा। जैसे कि भाई आपके पास सेंट लॉरेंस है, पीसीएचएस है, आजमगीर गवर्नमेंट साइंस है, डीजे है। डीजे का पेपर ऑल तो बड़ा घटिया होता है, सही है ना, मगर एमसीक्यूज उसके भी अच्छे होते हैं, सही है ना। इसके अलावा मलीर कैंट है, आपके पास एसआरई मजीद है, आपके पास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन है ये आपके पास। इसके अलावा आपके पास ये गुलशन कॉलेज आ गया आपके पास, पर्टिकुलरली आ खान है आपके पास। इसी तरीके से बहरिया कॉलेज कारसाज भी है, बहरिया कॉलेज NRE1 भी है। इसी तरीके से आपके पास जितने कॉलेजेस के पेपर आ रहे हैं सारे सॉल्व करो। इसके अंदर से एमसीक्यूज बहुत आते हैं, इससे क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ये जो गैस पेपर होते हैं ना भैया, जो कॉलेज के जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस के पेपर आ रहे हैं सबके पेपर्स को सॉल्व करो। ये गैस पेपर है भैया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बोर्ड का पेपर होता है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर ही बनाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का टीचर जो अपने कॉलेज के अंदर पेपर दे रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आप बैठ के फलाने कोचिंग के गैस पेपर करो या फलाने टीचर के गैस पेपर, इंतहाई घटिया है। उससे बेहतर है कि आप 18 के करीब कॉलेज के गैस पेपर, जो कॉलेज के पेपर हैं वो सॉल्व कर लो। आप पोजीशन ना आए तो मेरा नाम बदल देना बेटा। और ये कॉलेजेस के पेपर मिलेंगे कहाँ से? डीजे साइंस कॉलेज में कैंटीन है, वहाँ जाइएगा, उनको मेरा सलाम कहिएगा, बहुत अच्छे इंसान थे, अभी भी हयात हैं वो। तो भाई उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पिक्चर भी लगाई हुई होगी, तो वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। नहीं तो प्रैक्टिकल सेंटर के बराबर के अंदर जो फोटोस्टेट की दुकान है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आपको नेट के ऊपर भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर भी मिल जाते हैं बहुत सारे भैया। तो खैर बताने का मकसद है कि उनको लाजमी तौर पर करिएगा। इसके अलावा जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी कवर अप कर रहे होते तो आपके एमसीक्यूज की तैयारी हम वैसी साथ कवर अप करवा रहे होते हैं जितने साइंस सब्जेक्ट्स हैं। आपकी मैथ्स हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री, कंप्यूटर हो गई, इंग्लिश हो गई इनफैक्ट आपकी। बट इंग्लिश में ऑब्वियसली आपके वहाँ पे नॉवल वाला पार्ट भी होता है, ऑब्वियसली वो तो कवर नहीं हो रहा होगा। बाकी जो एप्टीट्यूड की इंग्लिश होती है उसमें तो ग्रामर है, पैसेज है, वो कैब्स एंड सो ऑन। देखो ये तमाम बच्चे जो आपके सामने हैं, लास्ट ईयर हमारे बैचेस से 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। ये आप जैसे घरों से बिलोंग करते थे। इनमें से कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एनईटी का राउंड 1 भी दिया, राउंड 2 भी दिया। इनमें से कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने राउंड 1 में 70s में स्कोर किए थे और राउंड 2 में इंप्रूव किए थे। तो अब आप में से जो भी बच्चा ये सोच रहा है, अगर आपका कोई फ्रेंड है वो ये सोच रहा है सर एनईटी का राउंड 1 तो बहुत करीब है, मेरे ए लेवल्स के पेपर्स होंगे, सर एनईटी का राउंड 1 तो बहुत करीब है, बकरा ईद के बाद है, मैं तो पहले बकरा ईद मनाऊंगा फिर राउंड 2 सिर्फ दे दूंगा, तो ऐसे दोस्तों से दोस्ती खत्म कर देना बेटा, पहले बता रहा हूं। या अगर ऐसा कोई दोस्त है आपका बहुत करीबी दोस्त है, तो काम क्या करना है, उसको साइड पे ले जाइएगा, रख के चांटा मारिएगा उसके मुंह पे। उसके पीछे रीजन ये कि अगर आप सिर्फ एक राउंड दोगे ना बेटा, तो ऑब्वियसली सी बात है आप उसमें अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी स्कोर कर सकते हो। उसमें आप हाईएस्ट भी कर सकते हो, मिनिमम भी कर सकते हो, मिडिल भी कर सकते हो, अगर आप एक ही राउंड दोगे। सही है, आपकी तैयारी अगर नहीं भी है स्टिल आप राउंड नंबर 1 लाजमी दो, क्योंकि राउंड 1 में आपको पता चलेगा डिफिकल्टी लेवल के, आपको अंदाजा होगा एनईटी का सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, आपको आइडिया होगा एटमॉस्फेयर का, आपको आइडिया होगा सराउंडिंग का, आपको आइडिया होगा, आपको एक एक्सपोजर मिलेगा। वो एक्सपोजर नेक्स्ट
राउंड में बहुत हेल्प करता है। भाई इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राउंड 1 में कम मार्क्स स्कोर किए थे। नवीद जाहिर जिसने पहली पोजीशन हासिल करी एनईडी के अंदर, इसके राउंड 1 के अंदर 93 का स्कोर था नवीद जाहिर का। अगर ये बच्चा राउंड 1 के बाद ही खामोश बैठ जाता कि भाई 93 स्कोर कर लिया इनफ है, इसको पता है कि भाई स्टार्टिंग के अंदर आएगा तो स्कॉलरशिप मिलेगी। दैट्स द रीजन कि इसने दोनों राउंड्स दिए। इसी तरीके से कंजुल ईमान थी, इसके पहले राउंड में 91 थे। अच्छा, इसके अंदर मोहम्मद जैद है, इसके पहले राउंड में 80s के अंदर नंबर थे। इसकी तरीके से मोहम्मद माज हनीफ है, इसके फर्स्ट राउंड में 70s के अंदर नंबर थे। सेकंड राउंड के अंदर ये दूसरे राउंड में इसने इंप्रूव किया। माहिनुल मुस्लिम ने खैर एक ही राउंड दिया था 95 के साथ, मगर इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले राउंड के अंदर कम स्कोर किया, दूसरे राउंड में हाईएस्ट स्कोर करा। तो या पहले राउंड में अगर हाईएस्ट भी कर लिया, दूसरे राउंड में कम भी कर दिया, कोई मसला नहीं है, क्योंकि एनईडी के अंदर आपका बेस्ट ऑफ 2 काउंट होगा। ये नहीं है कि लास्ट वाले स्कोर काउंट होगा, नहीं। अगर आपने लेट सपोज फर्स्ट राउंड के अंदर 97 स्कोर कर दिया और सेकंड राउंड में 92 स्कोर कर दिया, स्टिल आपके 97 काउंट होंगे। सही है ना भाई? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने मैक्सिमम नंबर दोनों राउंड में जो होंगे ना वो काउंट हो रहे होंगे। तो भाई दोनों राउंड देने का फायदा क्या है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा जो बच्चा 90 पे भी स्कोर करेगा ना उसको भी अनसर्टेनिटी है। भाई जिसने 90 नंबर भी स्कोर करे वो भी सेल्फ स्पॉन्सर करके बैठा हुआ होगा, क्योंकि सेल्फ स्पॉन्सर पे भी मेरिट है। लोगों को लगता है कि भाई सिर्फ 50% लेने हैं। सर वो एनईडी के ब्रोशर पे लिखा हुआ था 50 नंबर वाला पास होगा। बेटा 50 नंबर लेकर आओगे तो एनईडी के अंदर जो चपरासी है ना उसकी जॉब भी तुम्हें नहीं मिलने वाली। तुम्हें कंपटीशन का भी आइडिया नहीं है। जिस दिन एनईडी का टेस्ट होगा ना वहां पे पुलिस और रेंजर्स खड़ी हुई होगी। क्यों? क्योंकि इतना ट्रैफिक होगा, इतना ट्रैफिक होगा तुम समझ नहीं आएगा आपको। तो भाई तैयारी प्रॉपर करो, खुदारा तैयारी प्रॉपर करो। आपने मैक्सिमम को अचीव करना है तो उसके लिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 95 प्लस नंबर लेकर आओ। उसके लिए मेहनत अभी से स्टार्ट करनी है। एनईडी के टेस्ट में 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों सब्जेक्ट्स में इक्वल वेटेज है, 4 सब्जेक्ट्स हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है सारे के सारे सब्जेक्ट्स। अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत करनी है और अपनी तरफ से बेस्ट आपने उसको लेकर जाके सिक्योर करना है। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अगर हमारे पास से इन तमाम बच्चों ने पोजीशंस ली, 131 से ज्यादा बच्चों ने अगर पोजीशन ली, तो भाई इनकी शक्लें देख लो। ये शक्लें आप जैसे घरों से बिलोंग करती हैं, ये आप जैसे बच्चे हैं। कई बच्चे इंटीरियर के, कई ए लेवल बैकग्राउंड के, कई नॉर्मल घरों के बच्चे हैं। भाई ये आप जैसे बच्चे हैं। तो अगर ये बच्चे पोजीशन ले सकते हैं तो वाई यू कैन नॉट? पर आप क्यों नहीं ले सकते? आपके अंदर कौन से सुरखाब के ऊपर ऐसे लगे हुए? भाई आप जैसे बच्चे हैं। सेल्फी देखो, सेल्फी होशियार बैठा हुआ है हमारा अलकमा जैन, एक बहुत अच्छा बच्चा था हमारा। इसने दोनों राउंड्स के अंदर माशाल्लाह से 91 स्कोर किए थे। इसका रिकॉर्ड है। मनाल सिद्दीकी हो गई, रुजदा हो गई, ये हमारी ए लेवल्स की बच्ची आ गई, आयशा शमशाद हो गई। तो भाई ये आप जैसे बच्चे हैं, अगर ये स्कोर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? भाई इनकी शक्लें नॉर्मल है क्या? इनकी शक्लों के ऊपर सुराख के बने? क्या कोई ब्यूरोक्रेट के बच्चे नहीं होंगे? एक आध कोई ब्यूरोक्रेट के बच्चे भी होंगे, कोई गरीब हारी के बच्चे भी होंगे, फार्मर्स के, कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से भी होंगे। अगर ये सिक्योर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मेरा एक ईमान है इस बात के ऊपर कि भाई हर इंसान को अलमिया ने एक जैसी काबिलियत दी हुई है। इन बच्चों में और आप में बस डिफरेंस ये हो सकता है कि भाई इन्होंने नो को नो कहना सीखा, इन्होंने रातों की नींदों को कुर्बान करना सीखा, इन्होंने रातों में बैठ के मेहनत करना सीखी है, इन्होंने जो है ना रात के 9 बजे आरामदा बिस्तर को छोड़ा है, इन्होंने जो है ना रातों में बैठ के कुर्बानियां दी अपने दोस्तों की, फ्रेंडशिप्स की। तो आपने भी अगर यही काम करना है तो आप बिल्कुल कामयाब हो गए। देखो कोई दोस्त कहीं पे काम नहीं आने वाला, कोई दोस्त कहीं काम। मैं बार बार अगर जुमला कहता हूं उसके पीछे रीजन है। तुम जिंदगी में किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे ना बेटा, जो बंदा छोड़ के तुम्हें गया था ना, चाहे वो बंदा हो या बंदी, वो खुद वापस आएंगे आपके पास। ये आपको एक लाइफ एक्सपीरियंस दे रहा हूं बेटा, रियलिटी चेक दे रहा हूं, इसको मान लो। मान लो अभी मेरी बात पे यकीन कर लो, खुद तुम्हारे पास खुद वो बंदा आएगा कि भाई सही है, तूने मुझे नहीं दिया था, इतनी अच्छी जगह पे पहुंच गए। अच्छा ये कैसे कर लिया यार, इतनी अच्छी जगह पहुंच गए, हम तो तुम्हें इतना अच्छा समझते नहीं थे। लिटरली लोग ऐसे करते हैं, आपको छोड़ के चले जाते हैं जब आप अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होते हो, और जब आप किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाते हो खुद ही आपके पास जो है ना भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूं इस मामले के ऊपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कजन से या रिश्तेदारों से या कुछ से। जिंदगी में इतना अचीव करो, हर बंदा आपके पीछे आएगा। तो आपको मगर उसके लिए मेहनत करनी है मेरा बच्चा, क्योंकि देखो डिफीट इज एन ऑर्फन व्हाइल विक्ट्री हैज मैनी फादर। जब आप हारते हो ना तो कोई आपका साथ नहीं देता, माँ बाप भी बैठ के ताने देते हैं। और तो माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं मगर हर एक के नहीं होते, ये ध्यान में रखिएगा। आपको लगता है कि माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, हर एक के नहीं होते भाई। कुछ लोग बहुत टॉक्सिसिटी के अंदर जिंदा रहे हैं, कुछ लोगों को आपको नहीं पता होता किस हालों में होते हैं। माँ बाप और तो बहुत अच्छे होते हैं मगर जब आप फेल हो जाते हो ना कहीं ना कहीं वो ताना निकल जाता है। उस ताने को बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही है ना? दोस्त आपको बिल्कुल छोड़ देते हैं। दोस्त आपको जो है ना, जब आप अच्छा पढ़ते हो ना हर एक आपके साथ होता है, पर जब आप बुरा पढ़ते हो ना तो लोग आपसे कतराते हैं कि यार इसके साथ रहूंगा मेरी परसेंटेज भी खराब हो जाएगी, मेरी सीजीपीए भी खराब हो जाएगी। आप में से कितने बच्चों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया होगा, आपने या तो किया होगा किसी के साथ, किसी ने आपके साथ किया होगा कि आपके फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड था उसकी 86 परसेंटेज आ गई, आपकी 74 आई, तो आपने बोला होगा आपको कितना बुरा लगा होगा। ना आपने उससे बात करी होगी, फिर ना आपके साथ, ना आपका उसका दोस्ती का लेवल बुरा होगा, ना वो फिर आपसे बात करता होगा कि यार ये पता नहीं गरूर ना हो या ये ना हो वो ना हो। है भाई, होता है ऐसा? क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो भाई अपने आप को इतना अच्छा करो कि लोग खुद आपके पास फिर आए, आपको किसी के पास जाना ना पड़े। उसके लिए मेहनत करनी है। मेहनत करने के लिए मेरा बेटा रातों की नींदें कुर्बान करनी है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आपका लास्ट चांस है फॉर द एनईडी यूनिवर्सिटी, क्योंकि एनईडी का एग्जाम 4 से 7 जून के ऊपर और राउंड नंबर 2 जस्ट
10 to 20 डेज के अंदर होगा। तो राउंड नंबर 2 में तो तैयारी करना इम्पॉसिबल है। राउंड नंबर 2 में आप सिर्फ गलतियों से सीख सकते हो। राउंड नंबर 2 में आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। राउंड नंबर 2 में आप कंप्लीट तैयारी नहीं कर सकते। जो ए लेवल्स का बच्चा है उसकी मई जून सीरीज होगी अभी, तो भाई जो इंटर का बच्चा है उसका भी मई में पेपर है। तो तैयारी अभी से करनी है, अभी से करनी है। हम आपको कैसे हेल्प करेंगे वो भी डिफाइन कर देता हूं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, एनईडी का जो टेस्ट होता है उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैराथन्स कवर नहीं करनी। आप इंतहाई बेवकूफ हो, अभी से बेटा अपने पास कहीं लिख लीजिएगा, टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते सिर्फ मैराथन्स को कवर करने का सोच रहे हो, पास पेपर्स कवर करने का सोच रहे हो। आपको टेस्ट की प्रॉपर तैयारी करनी है, क्योंकि एनईडी का टेस्ट होता है कंप्यूटराइज। कंप्यूटराइज टेस्ट का मतलब ये कि भाई आप एनईडी के आपको विजिट करना होगा, जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आपको एक कंप्यूटर के ऊपर आप अपना रोल नंबर डाल के एंटर करते हो, आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। उस टेस्ट में रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको तैयारी अपनी अच्छी करनी है। टेस्ट में 4 सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, टेस्ट में फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी, केमिस्ट्री होगी, इंग्लिश होगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो टेस्ट में फिजिक्स होगी, कंप्यूटर का पोर्शन होगा, मैथ्स का पोर्शन होगा, इंग्लिश का पोर्शन होगा। अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो आपके टेस्ट में फिजिक्स होगी, आपके टेस्ट के अंदर फिजिक्स होगी, बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, इंग्लिश होगी। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपके टेस्ट के अंदर बेसिक मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी, देन आपके टेस्ट के अंदर अकाउंट्स एंड स्टैट्स का पोर्शन होगा, आपके टेस्ट के अंदर बेसिक इकोनॉमिक्स का पोर्शन होगा। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपके पास 2 तरह के इंग्लिश के पोर्शन होते हैं, फिर बेसिक मैथ्स का पोर्शन होता है, फिर आपके पास बेसिक आपके पास जीके का और बेसिक आपका सब्जेक्ट का पोर्शन आ रहा होता है। हर पोर्शन 4 सब्जेक्ट्स का होता है और ईच पोर्शन कैरी 25 एमसीक्यूज, यानी कि टोटल एनईडी के टेस्ट में एमसीक्यूज होते हैं 100। तो भाई 100 में से आपने कोशिश करनी है 90 प्लस के नंबर लाने की, तभी आपको किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा। देखो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो उसके लिए 90 प्लस का आपको पर्टिकुलरली स्कोर करना ही करना है। तो भाई सर कैसे करेंगे? भाई करने के लिए ये बच्चे, आप जैसे बच्चे बैठे हैं भाई, इनमें से कोई बच्चा भी जो है ना, ऐसा नहीं है कि हम बोले कि भाई पैसा देकर ले लिया, नहीं। ये आप जैसे घरों से आ रहे हैं, कोई पीसीएस का बच्चा होगा, कोई सखर बोर्ड का बच्चा होगा, कोई हैदराबाद बोर्ड का होगा, कोई कराची बोर्ड के टॉप के बच्चे होंगे, 11th के बच्चे थे, कोई प्री मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे थे, आप जैसे घरों से बिलोंग कर रहे हैं। तो भाई तैयारी करने के लिए प्रॉपर तरीकेकार क्या है कि भाई आप लोगों ने प्रॉपर लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट अपने कोर्स को कवर अप करना है। लाइव क्लासेस के ऊपर ना सिर्फ कोर्स लेना है बल्कि तमाम टॉपिक्स को कवर अप करना है। जो लाइव क्लास कवर अप करोगे उसका साथ ही हम प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद द वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि क्लास में जो भी टॉपिक कवर होता है, हर सब्जेक्ट में आपको 2 प्रोफेसर मिलते हैं, तो क्लास में जो भी टॉपिक आपको कवर अप करवाया जाएगा उस टॉपिक का साथ ही प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा विद द रेलेवेंट वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि उस प्रैक्टिस मटेरियल का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। तो आपके पास कंप्लीट प्रैक्टिस जोन अवेलेबल है। जो टॉपिक कवर करो फिर जाकर उसका टेस्ट दो। आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है विद वीडियो सॉल्यूशन। इसके अलावा आपके पास फुल लेंथ पेपर्स गिवन है। भाई इतनी मेहनत जब हम करते हैं तभी तो बच्चा कामयाब होता है। मैं आपको इसकी डेमोंस्ट्रेशन दिखाता हूं। तो भाई तैयारी करनी कैसे, जरा इसको और से देखो। आप सिंपल तरीके से गए, आपके पास आपका पोर्टल एप्लीकेशन ऐसे शो होगा। भाई आपको लाइव क्लासेस जो हमारी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, इसमें आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप करवा रहे होंगे एनईडी राउंड 1 से पहले एक दफा, फिर एनईडी राउंड 2 के लिए भी कोर्स कवर होगा। इसके अलावा फास्ट के लिए, नस के लिए, जीआईकेआई के लिए, दाऊद के लिए, कराची यूनिवर्सिटी सब के लिए कोर्स कवर अप होगा। तो जैसे आप फिजिक्स के पोर्शन पे गए तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। आप अगर कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग लेना चाहो तो लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, इस दफा की लाइव क्लासेस की पुराने बैच की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, यानी कि हमारी क्लास में पढ़ाया जाता है। जैसे कभी प्रोफेसर रोनाल्ड है फिजिक्स के माहिर प्रोफेसर, तो भाई प्रोफेसर रोनाल्ड ने आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे ताकि आपका कोर्स जल्द से जल्द कवर अप हो सके। तो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी तमाम की तमाम क्लासेस कंडक्ट होती हैं। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी तमाम की तमाम क्लासेस कंडक्ट हो रही होती हैं। क्लास के अंदर जो भी प्रोफेसर आपको टॉपिक पढ़ाएंगे उसके बाद वो आपको उसका प्रैक्टिस मटेरियल शेयर करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। तो हर सब्जेक्ट में आपको 30 प्रोफेसर मिलते हैं जिनका काम क्या है, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करना। यानी कि भाई लेट्स सपोज मेजरमेंट का आपने टॉपिक पढ़ा तो आपको ना सिर्फ इसका प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा बल्कि साथ ही उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड होता है। यानी कि भाई उसके अंदर जितनी आपको प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन होंगे उनका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा ताकि आप जल्दी जल्दी कोर्स कवर अप कर सको। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर दूसरे प्रोफेसर बिलाल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, फिजिक्स के वो प्रोफेसर है। भाई अगर आपका कोई फ्रेंड किसी बेकार और महंगे कोचिंग सेंटर में बैठा होगा ना, बेटा जिस इदारों में पढ़ाते हैं वहां पे एक बच्चे की एप्टीट्यूड की फीस 70,000 रुपए चल रही है, 70,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमारे इदारे में बैठ के पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से प्रोफेसर बिलाल आपको कोर्स कवर करवा रहे होंगे, अगेन बेहतरीन प्रोफेसर है, सही है ना भाई। जो भी टॉपिक क्लासेस में कवर करवाया जाएगा अगेन आपको पर्टिकुलरली उसका कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल साथ में विद वीडियो सॉल्यूशन वो भी शेयर किया जाएगा। तो आपको प्रोफेसर बिलाल यहाँ साथ में आप क्लास के दौरान अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। लाइव क्लासेस सारी की सारी कंडक्ट होती हैं, आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी भाई। इसके अलावा देखो आपके पास अगेन सर बिलाल जाएगी जो प्रैक्टिस मटेरियल होगा, साथ ही उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। तो आपको हर सब्जेक्ट में यही काम होगा। अगर आप जैसे इंटरमीडिएट आपका कंप्यूटर साइंस से
तो आपको कंप्यूटर की प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। केमिस्ट्री के अंदर सेम गोज फॉर ईयर, पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, प्रोफेसर शहरियार भी हैं, प्रोफेसर साद वक्कार भी हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर की क्लासेस आपकी कंडक्ट होंगी। तो हर सब्जेक्ट के अंदर यही तरीकेकार होगा। पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर शहरियार केमिस्ट्री क्लास ले रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे कोलीग हैं, तो हमारे इदारे में बैठ के पढ़ाते हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर अप होगी, बड़े बेहतरीन तरीके से आपको केमिस्ट्री पूरी कवर अप करवाएंगे एनईटी के टेस्ट से पहले। अच्छा, जो भी टॉपिक आप कवर अप करोगे, देखो सबसे खास फीचर क्या है, तैयारी तो कहीं से भी कर लोगे, खास फीचर क्या है, लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा, प्लस आपके पास लास्ट ईयर की कंप्लीट टेस्ट की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। इसके अलावा इस साल के जो हमारे इनिशियल बैचेस थे, यहाँ पे कंप्लीट कोर्स हो चुका है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होंगी। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है। यानी कि भैया आपने लेट सपोज मैथ्स के अंदर कोई टॉपिक पढ़ा, मैथ्स में आपने टॉपिक पढ़ा सिंपल तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज का या रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपके पास इसका कंप्लीट टेस्ट अवेलेबल है, वीडियो सॉल्यूशन, इसको दीजिए। अगर आप कहते हो कि सर मैं टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहता हूं, देखो चैप्टर वाइज टेस्ट का मतलब ये है कि लेट सपोज एक चैप्टर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट अवेलेबल है। बट अगर आप उस चैप्टर के टॉपिक्स देखो तो हो सकता है चैप्टर के अंदर 20 टॉपिक्स होंगे, तो आप टॉपिक वाइज सिर्फ एक एक टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। तो आप सिंपल तरीके से उसके लिए जाओगे एग्जामिनेशन 2025-26 के अंदर, तो यहां पे आपके पास सिंपल तरीके से बाय वीकली टेस्टों के अंदर कंप्लीट टेस्ट का सिलेबस भी अवेलेबल होगा, टेस्ट की पीडीएफ भी अवेलेबल है। सिलेबस क्या था भाई, लेट सपोज इस टेस्ट के अंदर हमारे पास कौन से टॉपिक्स पूछे गए थे भाई, मैथ्स के अंदर आया था स्ट्रेट लाइन, प्रोफेसर आफ्ताब ने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था, रोटेशन ऑफ द पॉइंट, रोटेशन ऑफ द एक्सिस, सर आशा में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर बट परमुटेशन का टॉपिक दिया था, टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, और साथ ही इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे। यानी लेट सपोज मैं टेस्ट के ऊपर गया, इसका वीडियो सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, तो हर टेस्ट का आपके पास वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, इनको लाजमी तौर पे आप दीजिए। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 में मैं गया तो भाई एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा तो मेरे पास कंप्लीट एनईटी के लास्ट ईयर के एफएलपीज आ जाएंगे। इस साल के एफएलपीज हम आपको अलग से देंगे, इस साल के एफएलपीज हम आपको अलग देंगे, ये लास्ट ईयर के एफएलपीज भी आपके प्रिपरेशन के लिए गिवन है विद सॉल्यूशन, ताकि आपको आइडिया हो सके कि भाई आपकी तैयारी कहां पे है। और इसमें सारे के सारे ऑथेंटिक पेपर्स एनईटी के मौजूद होंगे, एनईटी के सारे ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन मौजूद होंगे। इसके अलावा आपको मल्टीपल पास्ट पेपर ऑथेंटिक कवर अप करवाते हैं। सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर करोगे फेल होगे, आपको पहले प्रॉपर तैयारी करनी है, साथ साथ क्लासेस में आपको प्रॉपर पास्ट पेपर्स कवर करवाए जाएंगे। हर सब्जेक्ट के अंदर यही काम होगा। इंग्लिश के अंदर चाहे मैथ्स हो, मैथ्स के अंदर भाई प्रोफेसर आफ्ताब भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, हर सब्जेक्ट में यही काम होगा। तो आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस होंगी, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होंगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो भाई इसीलिए हम आपको एक एक चीज कवर अप करवाएंगे। तो भाई अगर हमारी इतनी मेहनत होती है, इसके अलावा जाहिर सी बात है हम आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस अवेलेबल होता है प्रोफेसर हंजला बुखारी का। आपको अपना कोई शेड्यूल बनवाना है, कोई शेड्यूल समझना है, आप उसके लिए प्रोफेसर हंजला बुखारी को कर सकते हो, ये हम एक एक्स्ट्रा फीचर देते हैं। आपको चैट करने के लिए पोर्टल के ऊपर भी चैट कर सकते हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं वहां पर भी चैट कर सकते हो। लाइव क्लासेस आप सिर्फ हमारे पोर्टल के जरिए ले सकते हो। अब हमारे पोर्टल के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए जो आपको हम उसका आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, उसके जरिए आप लाइव क्लासेस को ले रहे होते हो। तो भाई ये तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं, अगर ये कामयाब हो सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी कामयाब हो सकते हैं भैया, आप भी प्रॉपर तैयारी करेंगे हमारे साथ बैठ के। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई देखो एनईटी में कंपटीशन क्या है। अगर अब भी आप नहीं समझोगे, आप जाती कर रहे हो अपने साथ। अगर अभी भी आप किसी संगीत की प्रैक्टिस कर रहे हो अपने खानदान वालों की शादियों के लिए, अगर आप अभी भी बैठ के डांस की स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी भी बैठ के आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि कुर्बानी पे जानवर का लेकर आना है, तो बेटा जिंदगी में याद रखिएगा आप ही फिर गलत रास्ते के ऊपर चल रहे हो। मेहनत या सक्सेस कभी भी जो है ना लक्स के जरिए नहीं आती भाई, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपको लगता है कि भाई ये बच्चों को लक थी इनके साथ, तो मादर के साथ लक नहीं थी भाई, ये मेहनत थी। तो अगर आप मेहनत करोगे तभी कामयाब होगे। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, मुझे अक्सर एक चीज बड़ी पसंद है, हमेशा बच्चों को कहता हूं, डिफीट इज एन ऑर्फन व्हाइल विक्ट्री इज मैनी फादर। शिकस्त यतीम होती है मगर जीत कई बाप होते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि भाई जब आप नाकाम होते हैं ना, तो आपको हर कोई जो है ना बैठ के जलील करता है, बैठ के ताने देता है कि ये तो कामयाब ही नहीं सका। यकीन मानिए लास्ट ईयर इंटरमीडिएट बोर्ड से हजारों बच्चों का एनईटी का टेस्ट फेल हुआ था। स्पेसिफिकली 90% बच्चों का जो इंटीरियर से बिलोंग करते हैं उनका एनईटी का टेस्ट फेल हुआ था। कराची बोर्ड के 70% बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया था, मगर 40% बच्चों ने 30% प्लस बच्चों ने टेस्ट फेल किया था। जबकि आ खान बोर्ड से 90% बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया था। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात उनके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, बस पॉलिश करना होता है उनको। तो भाई एनईटी का टेस्ट हर साल टफ से टफ होगा, टफ से टफ होगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे आप कामयाब नहीं हो सकते। एनईटी के टेस्ट में 60% वेटेड आपके टेस्ट का है, तो टेस्ट जितना अच्छा दोगे उतनी अच्छी कामयाबी हासिल करोगे। दोनों राउंड्स को देना कंपलसरी है, मेरी नजर में दोनों राउंड्स को देना कंपलसरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो भाई टेस्ट की तैयारी प्रॉपर करनी है। तो हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है एनईटी की, आपकी दाऊद की, फास्ट की, कराची यूनिवर्सिटी की, यूआईटी की, डीएचए सोफा की, आप जितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे सबकी तैयारी कवर अप होगी, चाहे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से, प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से। उसके लिए आपने न्यू बैच का ऐसा बनना है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।